हेलो एंड नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी ऑफिसर्स को गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी। चलिए, आज एक हमारी नई क्रॉप, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस क्रॉप को हम डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने क्रॉप डिस्कशन की थी उसका हम पहले रिवीजन करेंगे, देन आज की क्लास में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आज हम कपास के बारे में पढ़ने वाले हैं, कॉटन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आप सभी ऑफिसर्स मुझे बता दें कैसे हैं आप सभी, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, रिवीजन कल की क्लास का करके आए हैं कि नहीं। चलिए प्रवीण जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो आप। स्टार्ट कर रहे हैं आज अपनी क्रॉप, और क्लास में आज कुछ आप बहुत ही कुछ, क्या लग रहा है, लोकेशन चेंज है ना। चलिए पकड़ लिया आपने यानी कि। चलिए, तो मैं डिस्कस करूंगा आपको कॉटन यानी कि कपास के बारे में आज। उससे पहले जो कल हमने पढ़ा था उसका रिवीजन आप सभी करके आए होंगे आई होप। कैश क्रॉप, बिल्कुल यशस्वी, कुणाल, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, और चूंकि समय हमें सीमा, आज जो समय की सीमा रहेगी थोड़ी कहीं ना कहीं हमको ज़्यादा समय देना पड़ेगा इस क्रॉप पे। हमारी लंबी क्रॉप है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। सर हम सुबह आपकी क्लास का वेट कर रहे थे, एक्चुअली अभी आप शाम में ही क्लासेस का वेट करिए, और शाम को ही क्लासेस कहीं ना कहीं मिलेंगी। आज तो न्यू माइक, हाँ बिल्कुल न्यू माइक है, मनीष पाटीदार, और क्लास भी एकदम शानदार जानदार तरीके से हम लोग करने वाले हैं। जो कल हमने आपको क्रॉप पढ़ाई थी उसमें हमने चिकपी, बंगाल ग्राम और चने के बारे में डिस्कशन किया था। एक बार सभी ऑफिसर्स हमको बता दें, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, एक प्यारा सा स्माइल आप भेज सकते हैं अगर आप स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। फिर अपनी क्लास को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आवाज प्रॉपर आ रही है, सब कुछ बढ़िया है, शुरू करें। रात भर पढ़ाइए, बिल्कुल, अगर आप कहेंगे रात भर पढ़ाइए तो हम रात भर पढ़ाएंगे, है ना। हम आपके लिए हैं और हमें आपका एक प्यारा सा स्माइल चाहिए। फिर हम इस क्लास को शुरू करते हैं और रिवीजन आपका पिछली क्लास का हम करवा के फिर यहाँ पे अपनी आज की क्रॉप को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। आकृति नमस्ते, गुड इवनिंग। चलिए बहुत अच्छे, सभी का स्माइल आ चुका है। भूमिका, और कहाँ रह गए तुम लोग। यस सर, ठीक है, चलो बहुत अच्छे। श्रद्धा, सभी लोग मुस्कुरा चुके हैं, और अब हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं, यानी कि आप लोग तैयार हो रिवीजन करने के लिए और नई क्लास में आगे बढ़ने के लिए, यानी नई क्रॉप के बारे में जानकारी लेने के लिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सबसे पहले मैं आप सभी से पूछूंगा कि हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे चिकपी का यानी कि बंगाल ग्राम का, चने का, तो सबसे पहले आप हमें यहाँ पे कुछ जो प्रश्न रहेंगे हमारे उनका आंसर दे दो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या प्रश्न है, पहला तो बताओ कि क्रोमोजोम नंबर कितना होता है। क्रोमोजोम का जो नंबर है यहाँ पे आपको कितना देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा मैं आपसे पूछूंगा कि जो हम चिकपी पढ़े थे, चने के बारे में पढ़े थे, ये क्लाइमेट, किस क्लाइमेट में इसको ग्रो किया जाता है। बेसिकली क्लाइमेट में भी मैं ये जानने का ट्राई करूंगा आप सभी से कि मुझे आप ये बताओ कि सेंसिटिव किसके लिए होता है, किसके लिए ये आपको सेंसिटिव देखने को मिलता है। जो चिकपी है ये सेंसिटिव किसके लिए होता है, ठीक है। दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा जो काबुली चना है, कौन सा, काबुली जो चना है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है। 3 प्रश्न हो गए, कुछ और भी प्रश्न यहीं से हम निकाल के ले आएंगे आपके लिए। एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से, हमको ओरिजिन प्लेस जानना रहता है। क्या, हमको ओरिजिन प्लेस जानना रहता है चने का, ओरिजिन प्लेस आप सभी हमें बता देंगे ऑफिसर्स। और साथ साथ मैं आपको यहाँ पे डिस्कशन भी किया था आई थिंक मैंने, कि जब सोइंग हम करते हैं, अगर आप सोइंग को बताना चाहें तो कब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सोइंग बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है। और सोइंग इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप सोइंग करोगे समय से नहीं किया तो आपको बिल्ट यानी कि उकठा जो रोग होता है इसका आक्रमण बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर आपने थोड़ा सा भी अगर सोइंग को इधर उधर किया तो जो आपका पॉड बारर होता है, जिसको हम ग्राम पॉड बारर कहते हैं, या हम इसको क्या है बंगाल ग्राम पॉड बारर भी कभी कभी कह देते हैं। तो पॉड जो बारर होता है बेसिकली दिस इज, ये कैसा नेचर, इसका नेचर होता है पॉलीफेगस होता है। पॉलीफेगस का मतलब यही होता है कि ऐसे इंसेक्ट जो एक या एक से अधिक क्रॉप पर क्या करें, फीड करें, ईट करें, खाएं, तो उनको हम पॉलीफेगस कह देते हैं। चलिए फटाफट कुछ प्रश्न आपके आंसर मैं चाहूंगा आप सभी दे दें। बिल्कुल, साउथ वेस्ट एशिया, पहला आंसर सभी का आ चुका है, और साउथ वेस्ट एशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप बता रहे हो क्रोमोजोम 14 या 16 है तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो 14 क्रोमोजोम आपको देखने को मिल रहे हैं ये किसके हैं, ये आपको देसी चना यानी कि देसी चना। अब देसी चना निकल के आ गया, फिर से क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन है कि जो देसी चना होता है इसका थोड़ा सा हमें कह सकते हैं रेडिश
रेडिश कलर, रेडिश ब्लैक कह सकते हैं हम, ठीक है, इस तरीके से इसका कलर देखने को मिलता है। वो किसके कारण होता है बताओ फटाफट, जो इसका कलर होता है वो किसके कारण आपको देखने को मिलता है। एक क्वेश्चन यहां से कर दो, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया है। जो हमारा देसी चना होता है हमको यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 14 देखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें काबुली चने की, तो काबुली चने में आपको क्या है, कितने क्रोमोसोम, 16 क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे। एक प्रश्न मैंने यहीं से आप सभी को बताया था कि अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, रवि ऋतु की जितनी भी पल्सेस हैं तो उसमें क्रोमोसोम कितने देखने को मिलेंगे आपको, कितने मिलेंगे बताओ, 16 मिलेंगे या 14 मिलेंगे, 14 मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन मैंने बताया था, क्या किसी को याद है वो एक्सेप्शन, क्या किसी को याद है वो एक्सेप्शन कौन सा था, याद रखना ना। सभी क्रॉप में आपको जो क्रोमोसोम नंबर है सभी पल्सेस में रबी की 14 देखने को मिलेंगी, लेकिन एक यहाँ पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है, उसको आप फटाफट आंसर ड्रॉप कर दो। क्लाइमेट किसके लिए सेंसिटिव है, तो ये फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव हमको देखने को मिल जाता, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। एंथोसाइनिन इज मोर इन देसी, बिल्कुल सही है। एंथोसाइनिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, क्या, एंथोसाइनिन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, और इसी के कारण जो चना है कहीं ना कहीं हमारा डार्क ब्लैक कह सकते हो या आप रेडिश डार्क ब्लैक कह सकते हो, तो वही रीजन है एंथोसाइनिस में मोर पाया जाता है एज कंपेयर टू काबुली राइस। कौन से, जो काबुली आपको चना देखने को मिलता है, काबुली चना एकदम व्हाइट होता है, इसको छोला वाला चना कहते हैं हम, ठीक है, याद रखना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ने दिया है। चलिए मैं जानना चाह रहा था आपसे प्रश्न के उत्तर, दो आंसर आपने दे दिए हैं, एक क्रोमोसोम बता दिया है, दूसरा आपने क्लाइमेट बता दिया, तो क्लाइमेट ये फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि जो काबुली चना है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, और मैं अगर आपसे कहूं कि एक शब्द अगर मैं लिख दूं सिर्फ सीसर, तो सीसर मैंने बताया था किस वर्ड से लिया गया। देखो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम कोई नई क्रॉप को स्टार्ट कर रहे हैं तो पिछला हमें कितना आ रहा है खुद का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है हमें, ठीक है। काबुली में लेस होता है, काबुली में लेस होता है, बिल्कुल आकृति ने बिल्कुल सही लिखा, काबुली में क्या है, लेस होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए मैं जानना चाहूंगा सीसर, सीसर में मैंने एक एरिटिनम वर्ड आपको बताया था, कौन सा, एरिटिनम जो वर्ड बताया था, एरिटिनम बेसिकली क्या था, दिस इज द लैटिन वर्ड, और इसका मतलब होता है जो मेल का सीप, सीप जो मेल होता है सीप, इसका जो सर होता है, इसका जो सर हमको देखने को मिलता है, इसी आकार का चना हमको देखने को मिलता है, ठीक है, बताया था ना ये आपको। हाँ सीसर काबुलियम है, बिल्कुल सही है, सीसर काबुलियम, सीसर काबुलियम, सीसर काबुलियम आपको यहाँ पे जो साइंटिफिक नेम है ये देखने को मिलता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। सीसर ग्रीक वर्ड से लिया गया है, बिल्कुल सही है, ग्रीक वर्ड से लिया गया, और ये एरिटिनम, एरिटिनम बताओ, एरिटिनम बताओ फटाफट। चलो 3 आंसर दे दिए हैं। ओरिजिन प्लेस भी आपने बता ही दिया है, ओरिजिन प्लेस क्या है, साउथ वेस्ट एशिया देखने को मिल रहा है, साउथ वेस्ट एशिया हमको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, इसका ओरिजिन प्लेस देखने को मिल रहा है। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको कुछ बताया था कि एक बेबीलोन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी इसका एक ओरिजिन प्लेस दिया है, वो कौन सा ओरिजिन प्लेस था, कोई बताएगा, बताना चाहोगे आप, कौन सा ओरिजिन प्लेस था, लैटिन, परफेक्ट परफेक्ट ऑफिसर्स, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, चलिए बहुत शानदार, चलो ठीक है। चलिए आई थिंक आपके सभी के आंसर आ चुके हैं, साउथ वेस्ट एशिया बता दिया है। सोइंग का टाइम आप एक बार बता दो, रबी ऋतु की है, और रबी हम जितनी भी फसल याद करना है आपको, कैसे याद करना है, देखो अपनी अपने फार्मूले होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं किसी भी चीज को याद करने के। क्या वो फार्मूले होते हैं, जैसे कि 3 ऋतु हमें देखने को मिलती है, कौन सी, एक तो आपको रवि ऋतु देखने को मिलती है, एक कौन सी मिलती है, एक आपको खरीफ ऋतु देखने को मिलती है, और एक आपको जायद की जो ऋतु है ये देखने को मिल जाती है। अब जब तीनों ऋतु की मैं बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा, देखो मुझे जो याद है, चाहे अगर अच्छा लगे तो आप याद कर सकते हो। रबी, तो रबी की बुआई कब होगी, यानी कि यहाँ पे हम बुआई कब से करेंगे रबी में, और साथ ही साथ हार्वेस्टिंग कब करेंगे। तो बुआई अगर हम याद कर लें उसमें 3 महीना ऐड कर दें, मोस्टली हमको निकल के हार्वेस्टिंग आ जाती है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि हमको ये जानना चाहिए जो ऋतुएं हैं, रबी है, खरीफ है, जायद है, इनकी बुआई कब करते हैं। तो मैंने याद रखा है रमन, न, यानी कि रबी की कब करेंगे, रबी की अक्टूबर से नवंबर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सोइंग करेंगे। रन हो गया। ख मैं जो याद रखा हूं, अगर आपको अच्छा लगता है तो याद कर सकते हो, ये बहुत पुराना है मुझे याद, ख जू इस तरीके से, यानी कि खरीफ का कब करेंगे, तो जून से जुलाई में करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बता भी देता हूं, कुछ को नहीं पता होगा तो एक बार याद कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहता है। और ज फ म, सीधे मैंने सिंपल वर्ड याद किए थे, ये मेरा 10वीं के बाद 11वीं में जब हम सब से भाग पढ़ते हैं तो वहां पे याद नहीं होती, तब का याद है मुझे, ठीक है। यानी कि जो खरीफ है ये आपका
फरवरी, फरवरी मार्च में इसका है, हम क्या करेंगे, इसकी सोइंग करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप याद कर सकते हो, यहां से आप मोस्टली बता दोगे। ठीक है, चलिए अक्टूबर से नवंबर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज कॉटन यानी कि कपास के बारे में हम पढ़ने वाले। कपास आप सभी जानते हैं। कपास जब मैंने शुगर केन आपको पढ़ाया था, शुगर केन जब मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पे बताया था शुगर केन जो इंडस्ट्री है इंडिया की लार्जेस्ट, आपको जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती है वो सेकंड देखने को मिलती है। और ये आपकी कॉटन की कौन सी है, फर्स्ट आपको यहाँ पे कॉमर्शियल आप प्रोडक्शन जो क्रॉप का देखने को मिलता है ये कॉटन का मिलता है। ठीक है, कॉटन का हमको देखने को मिलता है, याद है सभी को। चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, जैसा कि हमारा चर्चा का बिंदु भी रहता है, ऐसे ही हम इस तरीके से क्रॉप को पढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है इसको डिटेल में पढ़ते हैं और यहाँ से हमको मोस्टली जो क्वेश्चन है ये हमारे कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे हम सबसे पहले बॉटनिकल नेम की। तो बॉटनिकल नेम जैसा कि आप सभी जानते हो, मोस्टली आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी हमारा जो प्रयास रहेगा, जो जिनको नहीं पता उनको भी सारी चीजें पता लगाएं। चले ठीक है, चलिए गॉसिपियम स्पीसीज, गॉसिपियम स्पीसीज हम बेसिकली इसको बॉटनिकल नेम के नाम से जानते हैं। अब स्पीसीज हम इसलिए लिख रहे हैं, टोटल हम इसमें 4 स्पीसीज पढ़ते हैं। कौन कौन सी वो 4 स्पीसीज हमें देखने को मिलती हैं, तो एक तो आपको बर्बाडेंस पढ़ेंगे हम, एक आप अर्बोरियम पढ़ेंगे, एक आप हर्बेशियम पढ़ेंगे और एक आप हिरसुटम पढ़ेंगे। ठीक है, हिरसुटम, 4 स्पीसीज हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाइट गोल्ड, बिल्कुल व्हाइट गोल्ड भी इसको कहते हैं। इसकी फैमिली आपको क्या है, मालवेसी फैमिली देखने को मिलती है, मालवेसी फैमिली देखने को मिलती है। कौन सी, अभी तक हमने मालवेसी फैमिली की कोई भी क्रॉप को डिस्कशन नहीं किया है। मालवेसी में हम क्या है, गोलहड़ को पढ़ते हैं, गोलहड़, चूंकि अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको हम नहीं पढ़ेंगे। मालवेसी में ओकरा को भी हम मालवेसी में कंसीडर करते हैं, और जो कॉटन की फैमिली ये हमारी मालवेसी देखने को मिल जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर की बात करूं तो 52 भी कह सकते हो आप, 26 भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्रोमोसोम डिफर करते हैं स्पीसीज बाय स्पीसीज। ठीक है, एक आपको सिंगल किसी स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर हो सकता है पूछ दिया जाए, वो मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। ओरिजिन प्लेस की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इंडिया, हमारा प्यारा भारत, यहाँ पे आपको ओरिजिन प्लेस यानी कि उत्पत्ति स्थान देखने को मिलता है। अभी मैंने आपसे कुछ बताया था कि ओल्डेस्ट कॉमर्शियल क्रॉप की अगर मैं बात करूं, ओल्डेस्ट कॉमर्शियल क्रॉप यानी कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए अगर जो क्रॉप उगाई थी सबसे ओल्डेस्ट उसमें पूछ ले तो कौन सी आपको देखने को मिल रही है, तो ये कॉटन यानी कि जो कपास है ये आपको देखने को मिल रहा है। कपास की जो फसल है ये आपको देखने को मिल रही है। जब हम कपास की बात करते हैं तो आपने सुना भी होगा कि जो कपास है, ये जो कपास वर्ड आप लोग यूज कर रहे हो यहाँ पे, कपास जो वर्ड यूज कर रहे हो ये एक्चुअल में वर्ड यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है। कपास को हम इस तरीके से कपास, ठीक है, कपास लिखते हैं और इसका रीजन अलग है, उसको मैं अभी यहाँ पे डिस्कस आपके साथ करूंगा। कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये ओल्डेस्ट एग्रो इंडस्ट्री आपको इंडिया में देखने को मिलती है। कॉटन को हम किंग ऑफ फाइबर्स या फिर हम व्हाइट गोल्ड कहते हैं, जैसा कि आपने अभी कुछ लोगों ने लिखा भी था। ठीक है, कुछ लोगों ने यहाँ पे लिखा भी था, श्रद्धा ने लिखा था, व्हाइट गोल्ड कहते हैं बिल्कुल। और दूसरा याद रखना, इसको किंग ऑफ फाइबर्स भी हम लोग कह देते हैं, किंग ऑफ फाइबर भी हम इसको कह देते हैं। ठीक है, कल्टिवेटेड जो स्पीसीज आपको है, 2 ग्रुप में हम इसको डिवाइड करते हैं, एक तो हमारा ओल्ड बर्ड, ठीक है, और एक हमारा होता है न्यू बर्ड। अब इनमें पढ़ेंगे कौन सी न्यू बर्ड में आती है, कौन सी हमारी ओल्ड बर्ड में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दोनों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से ये हमको कॉटन मिलता है। ठीक है, कॉटन, इससे हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, और इसमें बेसिकली जो ईल्ड होती है हमको बेल में मिलती है, बेल, बेल। ठीक है, और बताऊंगा अभी कि अभी बेल क्या होता है, कितना बेल कितने ग्राम का होता है, कितने किलोग्राम का होता है। कॉटन की अगर बात करें तो 170 किलोग्राम का एक बेल आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि हम मिल्ड पढ़ रहे थे अभी तक, किसमें पढ़ रहे थे कि इतने कुंटल होगी, ठीक है, इतने टन होगी, लेकिन यहाँ पे बेसिकली जो हम काउंट लेते हैं, ठीक है, उनको काउंट कहते हैं। बेसिकली बहुत बड़े बड़े ढेर होते हैं, उनको एज ए बेल हम कहते हैं कि एक बेल इसका जो होता है 170 किलोग्राम का होता है, याद रखेंगे। ठीक है, याद रखना, एक जो बेल होता है, एक जो बेल होता है यहाँ पे 170 किलोग्राम का आपको देखने को मिलता है इन केस ऑफ कॉटन। ठीक है, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस तरीके से आप देख रहे हो, पिक्चर आप देख लो और अपने माइंड में इसको बिठा लो ताकि आपको और ज्यादा इसको क्लियरिटी मिल जाएगा। ठीक है, नहीं, भूमिका 7th सेम में हो तो आपको डिग्री चाहिए होगी, ठीक है, नहीं दे पाओगे आप। चलो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉटन की फसल कितनी अच्छी लहराती हमको देखने को मिल रही है। और बेसिकली इंडिया में बात करें तो CCI ये अपना एग्जामिनेशन भी कराता है, जिनको बच्चों को नहीं पता, एक सेंट्रल ये आपका कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। ठीक है, ये क्या है, कॉटन कॉटन कॉर्पोरेशन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, CCI, ये वैकेंसीज भी निकालता है। और हो सकता है आपने सुना हो, नहीं अगर सुना है तो जान लो, ये जो संस्थान है यही कॉटन की
कॉटन की पूरे इंडिया में कॉटन को कितना उसका कह सकते हैं कि एरिया कितना ग्रो किया गया, कितना हमने खरीदारी करना किसानों तक कॉटन को और कॉटन को ग्रो करें उसके लिए प्रमोट करना, ये सारी चीजें जो है कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया के तहत देखने को मिलती हैं। ये बहुत अच्छी वैकेंसीज भी निकालता है आप सभी के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो क्रॉप आप आज पढ़ रहे हो ये आपके भविष्य से भी रिलेटेड है, ठीक है, आपके भविष्य से रिलेटेड है, तो ज्यादा पढ़ो इसके बारे में, ज्यादा जानो, ठीक है। बात भी करेंगे हमारी जो इंडस्ट्री है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है कॉटन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमको कॉटन का देखने को मिलता है। अच्छा, ये जो वाइड आपको देखने को पूरा फील्ड मिल रहा है, इसको कहते क्या हो? इसको आप फज कहते हो। क्या कहते हो? फज। एक और मैंने बताया था फज आपको, अगर आप सभी को याद हो, एक क्रॉप मैंने आपको और पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने आपको फज के बारे में बताया था। आप सभी लोग लिख दो कौन सा था, कौन सा क्रॉप था। मैं आपको हिंट दे देता हूं, यस से स्टार्ट है वो, बताओ फटाफट। फज मैंने आपको पढ़ाया भी था। हाँ, कॉटन रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। अभी तो हाल फिलहाल में एग्जामिनेशन, आई थिंक एग्जामिनेशन हो गया है, हाँ हो गया है, ठीक है। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही तो हुआ है, वैकेंसी आती है इसमें, ठीक है। और मेरे काफी सारे लोग जानने वाले हैं, बैचमेट भी मेरे 2 कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में हैं, सीनियर्स भी हैं मेरे, है ना। चलिए, शुगर केन, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सभी ने गैस किया। तो शुगर केन में भी हमने डिस्कस किया था। इस स्लाइड पे नहीं लिखेंगे, नहीं तो आप कंफ्यूज कर दोगे जब आपको स्लाइड मिलेगी। आगे पढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हो सकती है हमारी कॉटन से रिलेटेड। तो जो फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन था, याद रखना, अभी वेराइटीज नहीं बता रहा है, कुछ फैक्ट बता रहा हूँ जो ये आपको सीधे कॉपी पेस्ट क्वेश्चन वहां से देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट हाइब्रिड कॉटन में बनाई गई थी, H4 बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड और भी कुछ चीजें पूछता है, जैसे कि H4 जो बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, याद रखना, सीटी पटेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको बनाया था। और सूरत, गुजरात का जो एक सूरत जगह है, यहाँ पे सूरत फार्म पे ये बनाया गया था, ठीक है, सूरत फार्म पे बनाया गया था और सीटी पटेल ने इसको बनाया था। सीटी पटेल को हम हाइब्रिड, क्योंकि इन्होंने हाइब्रिड कॉटन को बनाया, हाइब्रिड कॉटन का फादर भी कहते हैं, हाइब्रिड कॉटन का हम फादर भी इन्हीं को कह देते हैं, ठीक है। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सारी इंफॉर्मेशन बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगी। अच्छा, इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि वर्ड फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड आपको कौन सी देखने को मिलती है? वर्ड फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कौन सी देखने को मिलती है? देखो फटाफट आप लोग रिवीजन भी करते चलो, क्योंकि हो सकती है कुछ चीजें आपको डिटेल में मिले, तो आप करो क्या, फटाक से अपने कुछ कीवर्ड बाम, जैसे सीटी पटेल ने सीटीपी लिख दो, तो आपको दिमाग है क्या करेगा, उस चीज को ग्रैब कर लेगा, और जब ग्रैब कर लेगा तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अब पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको सीटी पटेल को फादर हाइब्रिड राइस की कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं आपको सीडी मय भी देखने को मिलेगा, क्या, सीडी मय, तो याद रखना सीडी मय या सीटी पटेल अगर मिलता है तो बिल्कुल आप सही कर सकते हो, ठीक है। चलिए, वर्ड फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक जो हाइब्रिड है, ये 12 लक्ष्मी है, 12 लक्ष्मी। अब 12 लक्ष्मी की जब मैं बात कर रहा हूं तो डेवलप कैसे की गई, अब यहाँ पे पहले शब्द तोड़ो, इंटर स्पेसिफिक, इंटर मतलब बिटवीन, इंटर क्या होता है, बिटवीन द स्पीसीज के बीच क्रॉस किया। कौन कौन सी, एक तो आपकी गासिपियम हिरसुटम है, और दूसरी आपकी गासिपियम बर्बाडेंस है। कौन सी, गासिपियम हिरसुटम, गासिपियम बर्बाडेंस, गासिपियम हिरसुटम, गासिपियम बर्बाडेंस। याद रखना, पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि 12 लक्ष्मी कैसी वैरायटी है, दिस इज इंटर स्पेसिफिक वैरायटी। और इंटर स्पेसिफिक वैरायटी नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि 12 लक्ष्मी एक ऐसी कॉटन की हाइब्रिड देखने को मिलती है जो कि इंटर स्पेसिफिक है, और इंटर स्पेसिफिक में ये किस किस के क्रॉस करा के बनाई गई है, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखना। वही है सर, BBI इंपॉर्टेंट, अच्छा हाँ वो मैं लगाते चल रहा हूँ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपको लाइन उसको नीचे ड्रॉ कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है प्रवीण। चलिए, याद कर लो इसको, जो हमारा फर्स्ट इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड देखने को मिल रहा है, दिस इज 12 लक्ष्मी, और ये क्रॉस करके बनाया गया है आपका कौन सा, गॉसिपियम हिरसुटम, और आपस में गॉसिपियम बर्बाडेंस को क्रॉस करा के ये आपका फर्स्ट बनाया गया है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक मॉडिफाई, जो आपका जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी सिस्टम है, इसके बेस पे सगुना एक वैरायटी है, ये बनाई गई है। फर्स्ट कॉमर्शियल बीटी की अगर हम लोग बात करें, बीटी ये क्या है, आपका पूरा भी डिटेल में पढ़ाऊंगा बीटी के बारे में, क्यों बीटी बनाया गया, क्या बीटी की इंफॉर्मेशन है, क्या इनसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आप पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट बीटी जो वैरायटी है रिलीज की गई थी उसकी, तो बालगार्ड 1 जो वैरायटी थी ये फर्स्ट रिलीज की गई, यहाँ पे दिया भी गया है कि जो बालगार्ड आपकी फर्स्ट वैरायटी है ये डेवलप की गई थी, बीटी कॉटन की थी। और यूएस की एक कंपनी थी मॉन्सेंटो कंपनी थी, इसने इसको डेवलप किया था। बेसिकली एक कंपनी है आपकी, इंडियन बेस नहीं है बेसिकली, माइको और मॉन्सेंटो,
इन्होंने आपस में मिलके इसको डेवलप करने का काम किया था। मेरे एक प्रोफेसर भी हुआ करते थे, वो भी इस हाइब्रिड को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो याद रखना आप लोग। क्या है, फर्स्ट वीटी कॉटन जो वैरायटी है रिलीज की गई थी यूएसए की कंपनी मोनसेंटो द्वारा, वॉलगार्ड 1 है। इसमें जीन पाया था एक, याद रखना, क्राई1 एसी। देखो कुछ जो टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो कि आपके दिमाग में ना फीड हो, तो मैं उन चीजों को यहीं पे आपको पहले ही करवा दे रहा हूं। जब हमारा दिमाग सबसे पहले क्लास में घुसता है तो सबसे ज्यादा एक्टिव रहता है, और जब निकलता है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में क्या है, प्रेशर ज्यादा हो जाता है और कम चीजें हमें ग्रैब होती हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं पहले यहाँ पे आपको करवा के चल रहा हूँ। क्राई1 एसी आपको देखने को मिलती है। और ये बीटी क्या है, दिस इज बेसिलस थ्रूजेनेसिस। क्या है ये जो बीटी यहाँ पे लिखा है, ये एक बैक्टीरिया को क्या कराया गया, बैक्टीरिया है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, सॉइल से लिया गया और इसको प्लांट के अंदर डाला गया। अब प्लांट के अंदर जब बैक्टीरिया को डाला तो ये क्या करेगा, जो बालवर्म्स लगते हैं, बहुत सारे बालवर्म्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, इसमें अटैक करते हैं। जो बालवर्म्स के लिए रेजिस्टेंट, वो कह सकते हो कि बालवर्म को ये किल करता है। तो बालवर्म के अंदर जैसे ही बालवर्म खाएंगे लीफ को, तो उनके अंदर ये क्या है, बीटी पहुंच जाएगा, जीन पहुंच जाएगा, क्राई1 एसी जीन पहुंच जाएगा। और क्राई1 एसी जैसे ही जाएगा तो उसका जो मिड गट है, जैसे हमारा पेट है, हम कुछ ऐसा खा ले हमारा पेट ही गड़बड़ हो जाए, तो पेट गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा, हम जितना भी खाएंगे तो हम फिर से गड़बड़ कर देंगे, फिर गड़बड़ कर देंगे, जितना खाएंगे गड़बड़ चल के हमारे कहीं ना कहीं खत्म ही हो जाएंगे। तो उसमें ही सिस्टम यही होता है, जो बीटी है ये जाता है उसकी जो मिडगट है उस पर आक्रमण करता है और मिडगट को डिस्टर्ब कर देता है। सेल वहां पे एक्टिव नहीं होती है और उस वजह से उसको जो बालवर्म्स होते हैं, बालवर कॉम्प्लेक्स उसको बेसिकली बोलते हैं, वो डेड हो जाता है। ठीक है, याद रखना, अभी के लिए इतना याद रखो। ठीक है, ये क्या है, दिस इज टॉक्सिक क्रिस्टल बनाता है, मिडगट में जाके अटैक करता है। और किसके लिए है, तो वॉलवर्म्स जो होते हैं, इंसेक्ट बेसिकली लगते हैं, उनके लिए इसको बनाया गया था। ठीक है, छोड़ दो, अभी इतना याद हो गया उतना याद करो, मैं फिर से आपको रिवाइज करवाऊंगा। अच्छा, फर्स्ट बीटी वैरायटी की इंडिया में बात करें तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीटी 1 बनाई गई थी और F186 बनाई गई थी, RS2013 बनाई गई थी। याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको देखने को मिल रही है ये आपको देखने को मिलेगी। इंटर स्पेसिफिक कॉटन की बात करूं, इंट्रा स्पेसिफिक कॉटन की अगर बात करूं, H4 सविता और JKHY1 आपको देखने को मिलेगी। इजिप्टियन कॉटन में आपको वैरायटी देखने को मिलेगी सुजाता, अमेरिकन कॉटन में MCU 4589 और ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च जो प्रोजेक्ट चलाया गया था खांडवा, ये आपका चलाया गया था। और यहाँ पे खांडवा जो वैरायटी है रिलीज की गई थी। आर्बोरियम जो वैरायटीज में आपको देखने को मिल रही है, जवाहर, तप्ती, सर्वोत्तम, KWA23 और JK9 के नाम से जानते हैं। हिरसुटम और इंट्रा हिरसुटम की जो वैरायटी है, इसमें जवाहर, आकाश ये देखने को मिल रही है, JK4 और ये आपको जवाहर कपास 35 ये देखने को मिल रही है। ठीक है, सपोर्ट, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। और क्या कह रहे हो आप लोग, कॉटन प्रोडक्ट ड्राइव रूरल एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट एक्सपोर्ट, फिश प्राइस वैलिडिटी एंड डिपेंड ऑन ग्लोबल। तुम प्रवीण जी एग्रोनॉमी की क्रॉप में इंग्लिश का तुम क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, यहाँ पे आरसी कर रहे हो क्या, बच्चों से आरसी करवा रहे हो अपने और सभी फ्रेंड से, है ना, बहुत टफ आरसी पूछ रहे हो तुम तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 स्पीसीज आपको देखने को मिल रही, मैंने अभी बताया था, हम क्या है, एक न्यू वर्ड और एक ओल्ड वर्ड के नाम से हम इसको डिवाइड कर दिया ताकि हमें आसानी रहे। कौन कौन सी 2 स्पीसीज हैं, एक आपकी कौन सी, अर्वेरियम, ठीक है, और हर्बेशियम है। ठीक है, ये आपकी ओल्ड वर्ड में देखने को मिलती है, ओल्ड वर्ड कॉटन में देखने को मिलती है। दूसरी कौन सी है, अर्बोरियम है। ठीक है, ये अर्बोरियम आपको देखने को मिली है। दूसरी कौन सी है, बार्बाडेंस और हिरसुटम है, इनको आप न्यू वर्ड कॉटन के नाम से जानते हो। इंडिया बेसिकली सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है किसका, जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है। ठीक है, ओल्ड वर्ल्ड जो कॉटन है इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है इंडिया माना जाता है, सेंटर ऑफ ओरिजिन। कोई बात नहीं, लिखो, सॉरी की कोई बात नहीं है ना, आपको गलत थोड़ी लिख रहे हो, आपकी सेंटेंस है कहीं ना कहीं वो करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट है, कोई बात नहीं। मैं कुछ ना बोलूंगा, अरे प्रवीण जी आप नहीं बोलेंगे तो फिर क्लास भी नहीं चलेगी, रहने दो, फिर क्लास नहीं होगी। मनीष हंस रहे हैं, प्रवीण। चलो आगे बढ़ते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन वर्बाडेंस का अगर मैं बात करूं तो ये आपको पेरू देखने को मिलता है, याद कर लेना जितना याद हो पा रहा है, और मैं आपको रिवाइज करा के और मैं प्रैक्टिस करा के क्वेश्चन की करवा दूंगा। ठीक है, जो वर्बाडेंस आपको स्पीसीज देखने को मिलती है, ये इंट्रोड्यूस हुई है इन यूएसए एंड डेवलप्ड एज ए न्यू टाइप ऑफ एनुअल कॉटन, जिसको हम एज ए सिलेक्शन मेथड के थ्रू डेवलप किए और उसको हम सी आइसलैंड कॉटन कहते हैं। इस चीज को याद रखना, सी आइसलैंड कॉटन अगर पूछ ले तो आप बता सकते हो क्या है, बर्बाडेंस स्पीसीज है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया यूएसए में और उससे एक न्यू टाइप का
ऑन द बेस जो मेथड अपनाया गया सिलेक्शन मेथड पे एक नई वैरायटी डेवलप की गई जिसको हम सी आइसलैंड कॉटन के नाम से जानते हैं। जो बर्बाडेंस आपको कॉटन है, अभी बताऊंगा स्पीसीज के बारे में डिटेल में। बर्बाडेंस कॉटन है लॉन्गेस्ट और फाइनेस्ट फाइबर आपको देखने को मिलता है अमंग द ऑल कल्टिवेटेड कॉटन, ठीक है, जितने भी, चाहे हिरसुटम हो, चाहे आपका आर्बोरियम हो, चाहे आपका कौन सा हो आर्बोरियम हो गया, हिरसुटम हो गया, बर्बाडेंस। तो बर्बाडेंस का जो हमारा लॉन्गेस्ट और फाइनेस्ट फाइबर देखने को मिलता है, क्या है, लॉन्गेस्ट और फाइनेस्ट फाइबर आपको देखने को मिलेगा किसका, तो बर्बाडेंस का। सेंट्रल ऑफ ओरिजिन अगर हिरसुटम की बात करें तो ये इसका मैक्सिको माना जाता है। और हिरसुटम जो कॉटन है लगभग मोर देन 90% एरिया टोटल कॉटन कल्टीवेशन का यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट है, आरआरबी में भी क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, और आईबीपीएस आपका जो एफओ है इसमें भी क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आ चुका तो याद रखना, ठीक है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ये ना बोले मनीष जी, है ना, कोई बात नहीं, सबको बोलने का अधिकार है। जब संविधान बोलने का अधिकार देता है तो ऐसा कोई नहीं है जो आपकी इस स्वतंत्रता को छीन ले। अच्छा, आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊं, 1 मिनट, आपका थोड़ा कंसंट्रेशन, नहीं बाद में सुनाते हैं कहानी, ठीक है, अभी हम इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर रहे हैं। तो अब आते हैं हम अपनी वेराइटीज पे, जो स्पीसीज कह सकते हो, वेराइटी नहीं स्पीसीज। स्पीसीज में सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे गॉसिपियम हिरसुटम का। गॉसिपियम हिरसुटम को हम अमेरिकन कॉटन के नाम से जानते हैं, और इसमें क्रोमोसोम आपको 52 देखने को मिलेंगे। प्लांट की जो हाइट है 1 से लेके 1.5 मीटर तक देखने को मिलती है। फ्लावर इसके कैसे हो, व्हाइट क्रीमी होते, देख रहे हो, एकदम व्हाइट क्रीमी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सीड जो होता है थिक कोट लिया होता है, और जिसको लिंट हेयर पाया जाते हैं। बेसिकली जो सीड है, फज कहो लिंट कहो, तो उसको उसमें क्या होता है, आपको लिंट हेयर देखने को मिल जाते हैं। और जो फाइबर की लेंथ है 27 से आपको 30 mm देखने को मिलती है, पहला हो गया। दूसरा आता है गॉसिपियम बर्बाडेंस, ठीक है, दूसरा हमारा कौन सा है, गॉसिपियम बर्बाडेंस। पहला हमारा हिरसुटम हो गया, और सबसे ज्यादा यही ग्रो किया जा रहा है, याद रखना, ठीक है। ये क्या है, हिरसुटम 90% से ज्यादा यहाँ पे ग्रो किया जा रहा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पे बर्बाडेंस की। बर्बाडेंस में क्या क्या फीचर्स है, इसको हम सी आइसलैंड या हम कह सकते हैं इजिप्टियन कॉटन के नाम से जानते हैं। कौन सा, इजिप्टियन कॉटन कहो या आप कहो सी आइसलैंड कॉटन। मैं आपसे कहूं बताओ सी आइसलैंड कॉटन क्या है, सर कहना सर बर्बाडेंस। मैं आपसे कहूं बताओ मुझे कि इजिप्टियन कॉटन कौन सा है, तो कहना सर गॉसिपियम बर्बाडेंस, गॉसिपियम बर्बाडेंस बोलते चलो। 4 चीज है, कंफ्यूज हो सकता है लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों, हम फटाफट बोलेंगे उनका नाम। चलो आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम फिर से हमें 52 देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ लोक्यूल्स की बात करूं, कैप्सूल की बात करूं, याद रखना कैप्सूल कुछ नहीं है, ये इस तरीके से आपको जो चित्र नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ये जो देखने को मिल रहा है कैप्सूल, ठीक है, तो ये आपको 3 to 5 देखने को मिलते हैं। नंबर ऑफ सीड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 5 to 8 देखने को मिलेंगे। इसका जो सीड होता है बहुत थिक कोट होता है, लिंट या फज जिसकी बात करूं, फज आपका जो ऊपरी ये इस तरीके से, ठीक है, इसी को लिंट या फिज कह सकते हो। फाइबर फाइन, लेंथ जो होती है 1 बाई मतलब कह सकते 0.5 से लेके 2 तक यहाँ पे देखने को मिल जाती है। लिंट डिटेक्टिबल फ्रॉम द सीड्स, और फ्लावर कलर येलो आपको देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं याद करना है, याद क्या करना है, येलो फ्लावर कलर है, पर्पल स्पॉट देखने को मिलते हैं एट द बेस। तो ये आपको बर्बाडेंस के कुछ फीचर देखने को मिल रहे हैं। फिर आता है हमारा गॉसिपियम अर्बोरियम, गॉसिपियम अर्बोरियम। क्रोमोजोम नंबर 26 देखने को मिलेंगे। क्रोमोजोम आपके हो गए 26। लोक्यूल या कैप्सूल की बात करें 3 to 4 मिलते हैं। और नंबर ऑफ सीड्स लोक्यूल में कितने मिलेंगे, तो 6 से 17 मिलेंगे। अभी हो सकता है आप कंफ्यूज करो लेकिन पूछ नहीं रहे हो, क्या नहीं पूछ रहे हो कि सर ये लोक्यूल आप लिख रहे हो 6 से 17 है, और ये लोक्यूल में लिख रहे हो कैप्सूल 3 है, क्या है ये सब, समझो। मान चलो ये आपका पूरा कॉटन का इस तरीके से गुच्छा देखने को मिल रहा है, व्हाइट बनाते हैं अच्छा लगेगा, है ना। चलो ये मान चलो क्या है, हमारे पास कॉटन है। अब इसमें क्या है, अंदर सीड होंगे, ठीक है, ये आपको कॉटन सीड है, सीड कॉटन, कॉटन सीड, सीड कॉटन, कॉटन सीड, दोनों चीजें डिफरेंस याद रखना। कॉटन सीड, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, कॉटन के सीड्स हैं। और ये पूरा क्या है, ये सीड कॉटन है, दोनों शब्द अलग अलग हैं, सीड कॉटन है, ठीक है। ये क्या है, ये कॉटन के सीड्स हैं, और ये क्या है, कॉटन सीड है, ठीक है, दोनों चीज डिफरेंस है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो गया, डिस्कशन हो गया इसका। कौन सा था हमारा, गॉसिपियम आर्बोरियम, ठीक है, गॉसिपियम आर्बोरियम हो गया। फोर्थ हमारा आता है गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हर्बेशियम। क्रोमोसोम इसमें भी 26 मिलेंगे। लोक्यूल या कैप्सूल की हम बात करें तो 3 to 4 देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ सीड पर लोक्यूल, ठीक है, लोक्यूल में आपको 8 से 10 देखने को मिलेंगे। सीड कोट बोथ लिंट एंड फिज यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। और फाइबर इसका कोर्स होता है, साथ साथ शॉर्ट होता है, ठीक है। 2 टाइप का आपको ब्रांचिंग यहाँ पे देखने को मिलेगा। ब्रांचिंग इसमें मोनोपोडियल और सिम्पोडियल होता है, इसको अभी ध्यान मत रखो,
इसको देख लो, फ्लावर को देख लो, इस तरीके से देखने को मिलता है आपका गॉसिपियम हर्बेशियम। अभी मैं बताऊंगा सिंपोडियल क्या है और मोनोपोडियल क्या है। बेसिकली जब सिंपोडियल और मोनोपोडियल की मैं बात कर रहा हूं तो मान चलो आपको कॉटन में चाहिए क्या, यहाँ पे कोई गन्ना तो है नहीं जो आप चूसने के लिए इसको इस्तेमाल कर रहे हो, ऐसा कोई ग्रेन पर्पज के लिए तो आप ले नहीं रहे हो, तो आप ले क्या रहे हो, हमें बेसिकली जो चाहिए, हमें फज चाहिए, हमें लिंट चाहिए, ठीक है, हमें हम ज्यादा से ज्यादा इस तरीके से हमको फ्लावर ये हमको ये फाइबर मिले, तो इस पर्पज के लिए ले रहे हैं। तो प्लांट में हमें क्या चाहिए बेसिकली, अगर मैं आपको डिस्कशन भी यहाँ पे करूंगा आपके साथ, तो क्या कह सकते हैं कि मान चलो ये प्लांट है, अब प्लांट में क्या होगा, हमें गन्ना तो चाहिए नहीं, हमें स्टेम चाहिए नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्रांचिंग हो, ज्यादा से ज्यादा हमें ब्रांचिंग देखने को मिले। ज्यादा से ज्यादा जब ब्रांचिंग होगी तो क्या होगा, वेजिटेटिव ब्रांचेज होंगी, इसमें रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज होंगी, रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज होंगी, और क्या होगा यहाँ पे रिप्रोडक्टिव के साथ साथ वेजिटेटिव ब्रांचेज होंगी, ठीक है, वेजिटेटिव ब्रांचेज होंगी, रिप्रोडक्टिव होंगी, ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इतना तो लगता भी नहीं कॉटन जितना मैंने लगा दिया है ना, क्यों बताओ, ये क्या है, ये हमारा कॉटन है, ये हमारे पास क्या है, कॉटन है। अब ये जो कॉटन है यही तो हमको सबसे ज्यादा चाहिए, यही तो हमको ज्यादा सबसे चाहिए। मैथ के क्लासेस अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, बात मैं बताता हूँ आपकी जो क्वेरी है इसको पहुंचाता हूँ। अब इसमें सुनो क्या है, ये हमें सबसे ज्यादा यही चाहिए, हमारा जो गोल है हमको कॉटन सबसे ज्यादा मिले। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो प्रकार की हमको ब्रांचिंग देखने को मिलती है, एक होता है सिम्पोडियल, एक होता है हमारा मोनोपोडियल। कौन सा, मोनोपोडियल। सिम्पोडियल और मोनोपोडियल दो प्रकार की ब्रांचिंग हमको देखने को मिलती है। जो आपका मोनोपोडियल होता है दिस इज वेजिटेटिव, वेजिटेटिव। अब बताओ वेजिटेटिव ब्रांचिंग को बढ़ाएं तब हमको कॉटन ज्यादा मिलेगा, या हम सिम्पोडियल को बढ़ाएं, ये आपकी कौन सी होती है, ये आपकी रिप्रोडक्टिव होती है, कौन सी, ये आपकी रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज होती हैं, कौन कौन सी, ये आपकी रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज देखने को मिलती हैं। बताओ फटाफट कौन सी हम यहाँ पे ब्रांचिंग बढ़ाएं तब हमारे लिए ज्यादा फायदा होगा, मोनोपोडियल वेजिटेटिव ब्रांचिंग, सिम्पोडियल रिप्रोडक्टिव ब्रांचिंग। अब आपको दिमाग लगा के मुझको क्वेश्चन बताना है कि कौन सी ब्रांचिंग को हम बढ़ाएं तब हमको ज्यादा कॉटन मिलेगा। बताओ फटाफट, बोलो बोलो फटाफट, आंसर क्या होगा इसका करेक्ट, बताओ। लो, आधे बोल रहे हैं सिम्पोडियल, आधे बोल रहे हैं मोनोपोडियल, बताओ। रिप्रोडक्टिव ब्रांचेस बढ़ाओगे ना, हाँ, वेजिटेटिव बढ़ाओगे, रिप्रोडक्टिव बढ़ाओगे, बताओ। ठीक है, डिस्कस करो आप खूब, मन अपना जो दिमाग है इसका खूब इस्तेमाल करो, और क्लास के लास्ट में मैं आपसे पूछ के जाऊंगा, बता के जाऊंगा आंसर, ठीक है आपको, चलो ठीक है, पूछ के जाऊंगा, बेसिकली आप ही लोग निकाल लोगे आंसर, मुझे पता है। अब यहाँ पे पढ़ लो, बेसिकली आपको क्या है, आंसर मिल भी जाएगा, आई थिंक मिलना चाहिए वैसे तो। ये जो आपको मोनोपोडियल ब्रांचिंग होती है इनको आप वेजिटेटिव ब्रांचिंग कहते हो, जैसे कि भी हमने बताया था आपको, ठीक है, बिकॉज इट डज नॉट बियर फ्लावर। मिल गया आंसर, तो यही मिल गया, कॉटन मोनोकल्चर इंक्रीज यील्ड बट रिस्क सॉइल डिप्लीशन, पेस्ट, बायोडाइवर्सिटी एंड लॉस। देख रहे हो प्रवीण जी की हरकतें, देख रहे हो, फिर से एक क्यूसी डाल दी आप लोगों के लिए, है ना। सर अगर रिप्रोडक्टिव ज्यादा होंगी तो वेजिटेटिव भी ज्यादा हो जाएंगी। अब बताओ ये या क्या लिखा है यहाँ पे, मोनोपोडियल को हम वेजिटेटिव ब्रांचिंग कहते हैं बिकॉज इट डज नॉट बियर फ्लावर। अब जब फ्लावर ही नहीं बियर करेंगी तो बताओ क्या होगा, बताओ बताओ फटाफट लिखो। इट अराइज फ्रॉम बेसल रीजन, ये बेसल रीजन से अराइज होती है, निकलती है, यानी कि फ्रॉम द अप टू द 1/3 ऑफ द हाइट प्लांट की जो आती है वहां तक आपको देखने को मिलती है। इट बियर सिम्पोडियल ब्रांचिंग, जो मोनोपोडियल ब्रांचेस हैं यही कहीं ना कहीं सिम्पोडियल ब्रांच निकाल रही है, ग्रोथ जो पैटर्न होता है स्ट्रेट देखने को मिलता है। आगे आओ पहले, अब इसको समझो, पहले सिम्पोडियल आपकी देखने को मिल गई, ठीक है। अब ये मोनोपोडियल यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए, अच्छा मोनोपोडियल हो गया, हाँ सिम्पोडियल हो गया। सिम्पोडियल जो ब्रांच है इनको हम क्या है, वेजिटेटिव ब्रांचेस कहते हैं, बिकॉज इट बियर फ्लावर, ये क्या करती है, फ्लावर को बियर करती है। इट अराइज फ्रॉम मेन ब्रांच एज वेल एज मोनोपोडियल ब्रांचेस, ठीक है। मोर इन नंबर, ग्रोथ जो पैटर्न होता है स्टॉप ग्रोथ, ये कैसे देखने को मिलेगा, स्टॉप ग्रोथ स्टॉप देखने को मिलेगा। इन लेबोरेटरी कलर ग्रेडिंग फॉर कॉटन इज डन बाई निकर्सन हंटर्स कैलोरीमीटर, निकर्सन्स हंटर्स कैलोरीमीटर। सर अगर रिप्रोडक्टिव, अच्छा आपका हो चुका है सर, रिप्रोडक्टिव से मतलब है कि रिप्रोडक्शन ब्रांचेस मींस सिम्पोडियल। अब सही पकड़े हो तुम लोग, अक्षर है सही पकड़ा, ठीक है, ठीक है, अब सही है आपका, ठीक है। तो बेसिकली रिप्रोडक्टिव ब्रांचेज, हाँ
प्रोडक्शन डाइवर्स होगी फिर, हाँ ये भी बात सही है, डाइवर्स भी होगी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहां से ये नहीं पूछा जाता है कि किसको हमें ब्रांचेस को बढ़ाना है, ये तो हमारा ब्रीडिंग का, अगर कोई ब्रीडर है तो वो हो सकता है उसका एक ऑब्जेक्टिव हो कि हम सिंपोडियल और मोनोपोडियल ब्रांचेस को बढ़ाएंगे। हमारा सिद्धांत यही है, हमें जो जानना है वो ये जानना है कि कौन सी ब्रांचेस सिंपोडियल होती हैं, कौन सी ब्रांचेस मोनोपोडियल होती हैं। तो अगर मैं आपसे कहूंगा मोनोपोडियल कौन सी होती है, तो आप बताओगे वेजिटेटिव ब्रांचेस को हम मोनोपोडियल कहते हैं। अगर मैं आपको कहूंगा सिंपोडियल कौन सी होती है, तो आप कहना रिप्रोडक्टिव होती है। ठीक है, बस इतना जानना आपके लिए जरूरी है, वो हमारा उद्देश्य ही नहीं, ब्रीडिंग वाला हमारा पॉइंट है नहीं। हमें डिस्कशन यही नहीं करना है कि हमें बढ़ाना क्या है। ठीक है, वो ब्रीडिंग के लिए ऑब्जेक्टिव हमारा सेट कर सकते हो। याद रखना, जो कलर ग्रेडिंग के लिए कॉटन में हम यूज करते हैं वो निकर्सन्स हंटर कैलोरीमीटर का हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। ठीक है, आओ सिंपोडियल ब्रांचेस, बेसिकली हेडिंग यहाँ पे आपको फाइबर जो फाइननेस है, ठीक है, फाइबर की जो फाइननेस है ये डिनोट करती है कि डायमीटर ऑफ फाइबर का जो डायमीटर कितना है, डायमीटर इन द सेंस इस तरीके से, मोटाई कितनी ज्यादा है, कम है, पतला है, महीन है। ठीक है, इस तरीके से हमको पता चलता है। लेसर द डायमीटर, जितना डायमीटर कम होगा, मान चलो ये और ये, अब ये इस तरीके से डायमीटर बढ़ता जा रहा है, तो अगर ये कम है, ये वाला, ये जो कम है ये सबसे अच्छा है हमारे लिए, क्या है, दिस इज द बेस्ट। और इसकी बात करो कि ये थोड़ा बड़ा है और ये सबसे मोटा है, तो ये बेस्ट नहीं है। जितना ज्यादा डायमीटर सुपीरियर, क्या कह रहा है यहाँ पे, लेस होगा, सुपीरियर होगी उसकी क्वालिटी। और जो फाइबर की फर्मनेस होती है, जो बेसिक डायमीटर हम नाप रहे हैं, जनरली एक्सप्रेस इन माइक्रोग्राम्स या माइक्रोनायर भी कभी कभी कहा जाता है इसको। ठीक है, माइक्रोग्राम पर इंच ऑफ द फाइबर विच इज आल्सो नोन एज माइक्रोनायर। बताया अभी, माइक्रो आयर नहीं नायर है, माइक्रोनायर वैल्यू बाय द इंस्ट्रूमेंट, उसे कहते हैं माइक्रोनायर। ठीक है, माइक्रोनार जो है इसके थ्रू हम मेजर इसको करते हैं। याद रखना, फाइबर स्ट्रेंथ हम किसके थ्रू मेजर करते हैं, तो याद रखना स्टेलियोमीटर। ठीक है, चलिए स्पिनिंग कॉटन काउंट जो होते हैं डिपेंड ऑन लेंथ एंड थिकनेस ऑफ फाइबर। और जो स्पिनिंग होती है, स्पिनिंग काउंट बेसिकली है क्या, नंबर ऑफ हैंग्स दैट ए पाउंड ऑफ कॉटन गिव्स। ठीक है, वन काउंट इक्वल टू होता है 840 यार्ड के। ठीक है, 840 यार्ड के इक्वल यहाँ पे देखने को मिलता है। जनरली इंडियन कॉटन की बात करें तो 22 स्पिनिंग काउंट्स में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि आपको याद रखनी पड़ेगी। क्या हमने बताया कि जो फाइबर की फाइननेस है, फाइबर की फाइननेस बेसिकली क्या है, डायमीटर है। डायमीटर अगर मान लो ये पेन है, ये क्या है, इसको हम तोड़ सकते हैं ना। जैसे सिंपल समझो, जो आप धागे लेते हो, एक आपका मांझा आता है, मांझा, आई थिंक आपने अगर पतंग उड़ाई हुई तो जानते होंगे। उसमें क्या होता है, जितना फाइन होता है उतना ही वो शार्प होता है, जितना ज्यादा फाइन होगा उतना ही ज्यादा शार्प होगा। यानी कि जब जब हम उसके और ज्यादा लेवल पे जा रहे हैं, तो जो डायमीटर अगर जितना कम होगा उतना ही कॉटन की सुपीरियरिटी बढ़ती जाएगी। क्या याद रखना है कि जितना ज्यादा कम होगा, क्या कम होगा, डायमीटर जितना ज्यादा कम होगा उतनी ही सुपीरियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, इसको याद रखना। और इसको माइक्रोनार द्वारा हम मेजर करते हैं। यहाँ पे देख भी लियो, आप देख भी सकते हो, यहाँ पे दिया भी गया है, क्या दिया गया है, ये जो आपका है दिस इज फाइन। ठीक है, ये परफेक्ट है। आप कहो ये वाला परफेक्ट है, ये परफेक्ट है, ये थिकर है, मोटा है तो ये कमजोर होगा, ये मोटा है तो कमजोर होगा, ये आपका पतला है तो क्या है, ये मजबूत होगा और अच्छा माना जाएगा, थिकर माना जाएगा। ठीक है, फाइबर की मैच्योरिटी जो है, इसमें बेसिकली हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसको कैसे करते हैं, क्या कहते हैं, तो फाइबर मैच्योरिटी इज मैच्योर्ड व्हेन द कैविटी ऑफ लिंट इज फिल्ड विद द सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से अगर फिल हो जाती है तो हम कह सकते हैं फाइबर मैच्योरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल, अगर जो लिंट है, लिंट बेसिकली हम उसको फाइबर फज को कह रहे हैं, लिंट, इसमें क्या है, प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल, यानी कि जो आपका अननेसेसरी पार्ट है जो कैविटी ऑफ लिंट डिटेक्टेड एंड मेजर्ड क्वांटिटेटिवली बाय द इंस्ट्रूमेंट, उसको हम स्टिली एनालाइजर कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता, लेकिन एक कदम आगे हम एग्जाम के अगर जाएं तो अगर हमसे यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हम बता सकते हैं। ठीक है, फाइबर की मैच्योरिटी हमको कैसे पता चलेगी, जो लिंट है, ठीक है, लिंट में क्या है, जो फिलअप हो जाए वो किससे, सेलुलोज से, तो हम इससे जान सकते हैं। और यहाँ पे आपको दिया भी गया है सेलरी एनालाइजर, इसके थ्रू हम क्या है, इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ये आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, चलो रिकवरी फ्रॉम लिंट, तो जो लिंट हम यहाँ से निकाल रहे हैं, रिकवरी ऑफ लिंट फ्रॉम द सीड्स कॉटन, उसको हम गिनिंग परसेंटेज कहते हैं। और गिनिंग परसेंटेज का कभी कभी फार्मूला पूछ लिया था, क्या होता है गिनिंग परसेंट का फार्मूला, याद रखना क्या है, गिनिंग, ठीक है, गिनिंग परसेंटेज, जो गिनिंग परसेंटेज है फार्मूला कभी पूछ लेते हैं, क्या होता है कि वेट ऑफ लेंथ अपॉन वेट ऑफ सीड कॉटन इंटू 100। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। गिनिंग परसेंट क्या होता है बेसिकली कि रिकवरी, जैसे कि नहीं आप लोग, मैंने आपको सेलिंग परसेंट पढ़ाया था,
सेलिंग परसेंट बताया था, हलिंग पढ़ा होगा, हलिंग तो पढ़ाया है अभी, सेलिंग तो हमारा मूंगफली में पढ़ेंगे तो आएगा। सेलिंग बेसिकली कह देते हैं सेलिंग ही हलिंग परसेंट है। हलिंग में क्या निकाल लेमा पेलिया, आउटर कवरिंग इन कवरिंग कितनी जा रही है, वो ग्रेन हमें क्या मिल रहा है, तो उसको आप समझ सकते हो उससे, ठीक है। सेम यहाँ पे गिनिंग जो परसेंट है ये हमें बताता है कि वेट ऑफ लिंट कितना हमें हमारे पास है, वेट ऑफ सीड कॉटन कितना है, सीड कॉटन इंटू 100 करेंगे तो हम गिनिंग परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। गिनिंग परसेंट जो वैल्यू रेंज हमको मोस्टली देखने को मिलती है 24 से 43 के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट जो कॉटन की स्पीसीज है, क्योंकि 4 स्पीसीज हैं, अब चारों में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि बर्बाडेंस में 28 से 30 आपको देखने को मिलता है परसेंट, हिरसुटम में 34 से 38 देखने को मिलता है, और देसी हमारा कॉटन होता है इसमें 36 से 42 देखने को मिलता है। कितना, फिर से रिवाइज कर लो एक बार फटाफट। मनीष, यशस्वी, सृष्टि, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है आपको, आवाज सारी चीज बढ़िया एकदम मस्त चल रही क्लास हमारी, फाइन, ठीक है। अब बताओ हमारी क्लास की फाइनेंस कैसे पता लगेगी, आपके रिस्पॉन्स बेसिस पे। आप जितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे उतना ही ज्यादा हमारी क्लास और अच्छी रहेगी, ठीक है, और इंटरेस्टेड रहेगी। जब हम, अब मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछूंगा कि ये बताओ, हम जब कॉटन की बात कर रहे थे वहां पे फाइनेंस से क्या हमें पता चल रहा है, यानी कि जितना ज्यादा फाइन होगा, जितना ज्यादा महीन होगा, उतना ही ज्यादा कॉटन फाइन है, यानी कॉटन जो है उतना ज्यादा अच्छा है, फाइबर उतना ज्यादा अच्छा है। और यहाँ पे कैसे पता चलेगा, आपका रिस्पॉन्स, ठीक है, बिल्कुल श्रद्धा, यस, परफेक्ट, गुड ऑफिसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखना ये क्या होता है लिंट, ये 100 सीट्स का हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। लिंट इंडेक्स बेसिकली पूछ लेता है कभी कभी, वेट ऑफ 100 सीट, इंडेक्स आप जानते हैं, इंडेक्स की जब भी बात होगी तो 100 की बात होगी, 100 जो सीट है इनका वेट कितना है, ठीक है। और इसको फार्मूले से कैसे निकालते हैं, लिंट इंडेक्स की अगर आपसे पूछेगा तो नहीं, जहां तक है, अगर पूछ लेगा तो आप कम थोड़े ना हो, आप फटाक से बताओ क्या होता है लिंट इंडेक्स, क्या होता है, वेट, वेट किसका है, वेट ऑफ 100 सीट्स, 100 आपको पता है, बताया था हमने इंडेक्स में 100, अपान क्या करोगे 100 माइनस गिनिंग परसेंटेज, ठीक है, और इसको पूरे से आप गिनिंग परसेंटेज डिवाइड कर दोगे तो आप फाइंड कर सकते हो क्या है, लिंट इंडेक्स निकल जाएगा, ठीक है। सीड इंडेक्स क्या है, सीड इंडेक्स मैंने आपको बताया था, सीड टेस्ट वेट और सीड इंडेक्स इजी है। 1000 अगर दानों का भार ले रहे हैं तो क्या है, टेस्ट वेट है, अगर हम 100 का भार ले रहे हैं तो क्या है, ये हमारा क्या है, सीड इंडेक्स है। और यहाँ पे वेट ऑफ 100 सीड ले रहे हैं, यानी कि हम बात करेंगे टेस्ट वेट भी आपसे अगर बोल दे, टेस्ट वेट कितना होता है 4.8 टू 11 ग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑयल कंटेंट भी आपको देखने को मिलता है कॉटन में। और जब मैं आपसे अगर चर्चा भी करूं कॉटन के ऑयल की, तो इंडिया में लगभग 11 से 34% एडिबल ऑयल में इसको हम यूज कर लेते हैं, याद रखना, ठीक है। वर्ल्ड में तो हम इसको प्रोड्यूस करते हैं, क्या है, ये वेरी करता है 14.5 से लेके 22.5% तक देसी कॉटन में, और इसकी रेंज कहां तक देखने को मिलती है 17.5 से 22.5 तक आपको देखने को मिलती है अमेरिकन कॉटन में, ठीक है। जो कॉटन सीड केक होता है, इसका एक्सट्रैक्ट बेसिकली, जब हम कॉटन का ऑयल निकाल लेते हैं तो एक्सट्रैक्ट बचता है, और ये एक्सट्रैक्ट एज पर्पस टू सॉइल के लिए बहुत हेल्थी माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का रेशियो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। कैसे याद रखना, 3.9 आपको देखने को मिलेगा नाइट्रोजन, 1.8 यहाँ पे आपको 6, अच्छा। और केक की बात करें, एक मिनट आगे बढ़ाता हूँ। कॉटन जो सीड केक है, आफ्टर द ऑयल एक्सट्रैक्ट जब कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर जो बचता है, इसमें 6.4% नाइट्रोजन, 2.9% फास्फोरस और 2.2% पोटास देखने को मिलता है, याद रखना इसको। अच्छा, ये जो प्लांट है, अब हम बात करेंगे क्लाइमेट की, लिंट इंडेक्स पे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, करवाता हूं मैं, एक क्लास को कर लें अपनी, फिर वैसे तो क्वेश्चन कोई पूछे गए नहीं है बेसिकली, लेकिन जब आपने कहा है तो करा ही देंगे फिर, ठीक है। चलो आपको एक काम करूंगा, मैं होमवर्क दे दूंगा, एक आप निकाल के लाना, तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अगर कोई एग्जाम में कुछ पूछा गया होगा तो मैं उसका रियल लाइफ एग्जाम्पल ला के आपको करवा दूंगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो बात करते हैं क्लाइमेट में, सॉयल और क्लाइमेट की बात करते हैं, यानी कि मृदा और जलवायु, मृदा व जलवायु, ठीक है। और एक काम करना आप सभी लोग, ये जो क्लासेस है ये अभी 21 हो सकता है इस वीक तक आपकी शाम को मिले, तो शाम को आप तैयार रहिए, हमारी क्रॉप जो है आपको एक बार डिस्कशन अच्छे से हो जाएगा, फिर मैं आपको इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड होंगे ना, रिवीजन करना, कोई डाउट रहा करे फटाफट क्लास में पूछा करो, घर डाउट कुछ भी लेके जाओ। एक कहानी मैं सुना रहा था, कौन सी कहानी थी, कहाँ पे थी, कोई याद दिलाएगा, बड़ा अच्छी कहानी थी, हाँ याद आ गई। एक ये फ्रीडम पे है कहानी बेसिकली, फ्रीडम पे इन द सेंस कि स्वतंत्रता हमारी कितनी है, स्वतंत्रता पे बात हो रही है ना, प्रवीण जी ने कुछ लिखा था, स्वतंत्रता पे ही बात हो रही थी ना, प्रवीण जी ने जब कुछ लिखा था, तो बेसिकली क्या होता है, इंसान से अगर मैं पूछूं कि आपकी स्वतंत्रता कितनी है, आपके पास स्वतंत्रता कितनी है, तो स्वतंत्रता आपकी उतनी है जहां तक हमारी नाक है। अब आप कहोगे सर ये नाक क्या बोल रहा है बीच में, आपकी नाक है, यानी यहाँ स्वतंत्रता हमारी कैसी है, हाँ समझो। एक बार क्या हुआ,
एक पर्सन थे, सुबह सुबह वॉकिंग पे गए और डंडा लेके जा रहे थे, और उनके मन में आप ही की तरह एक प्रश्न उठा कि देखते हैं हम स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन हम स्वतंत्र कितने हो गए। तो उनके मन में, इनके पास छड़ी थी और वो छड़ी घुमाने लगे। ये मस्त छड़ी घुमा रहे हैं सुबह सुबह, और सुबह सुबह वॉकिंग पे लोग निकल रहे हैं, आप जैसे ऑफिसर सुबह सुबह वॉकिंग पे निकल रहे हैं, ठीक है। तो भाई जो भी उनकी छड़ी घुमा रहा है तो लोग हट जा रहे हैं दूर दूर, कोई बोल ही नहीं रहा, कुछ बोल ही नहीं रहा। एक आप ही में से कोई, हो सकता है प्रवीण जी खुद हो, प्रवीण जी उधर से आ रहे थे और उन्हें देखा छड़ी घुमा रहा है ये, तो प्रवीण जी मस्त अपना वॉक कर रहे हैं, है ना, स्लो स्लो मस्त वॉक कर रहे हैं अपना। आ, तो उसने देखा, तो छड़ी जब प्रवीण जी, उससे लगा कि अब हटने ही वाले नहीं है, तो उसने छड़ी अपनी धीरे कर ली, अपनी रख ली। तो उसने पूछा ये बताइए, आप और सभी तो दूर दूर हट जा रहे थे, आप क्यों नहीं हटे। तो उसने कहा तुम्हारी स्वतंत्रता सिर्फ इतने तक है जहां तक मेरी नाक है, अगर ये मेरे थोड़ी भी छू जाती है फिर मेरी स्वतंत्रता, मैं आपको दिखाता कि स्वतंत्रता आप कितने स्वतंत्र हो। तो है ना, स्वतंत्र बस हम उतने ही होते हैं जहां तक किसी को परेशानी ना हो। जैसे ही किसी को परेशानी होती तो फिर वो हमारी उस स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं इस तरीके से डिफाइन करता है जो हमें जिंदगी भर याद रहती है, फिर हमारी स्वतंत्रता कहीं और नजर आती है, ठीक है, समझ रहे हो। लिंट इंडेक्स, हेलियोफाइट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बेसिकली क्या बात हो रही है, हीट लविंग प्लांट है, और आपने में कुछ लोग बताया भी, हेलियोफाइट्स फुल सनलाइट ये टर्म है। हीट लविंग एंड सन लविंग बेसिकली प्लांट है, और हॉट और ह्यूमिड इसको क्लाइमेट चाहिए होती है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होती है। बेस्ट टेम्परेचर जनरेशन के लिए 16 डिग्री देखने को मिलता है। बेस्ट टेम्परेचर ये वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए 27 डिग्री है, और बेस्ट टेम्परेचर फ्रूटिंग के लिए ये आपको 27 से 30 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, ठीक है। 500 mm बारिश अगर है तो परफेक्ट मानी जाएगी, ठीक है, अच्छा है, मतलब इतना वाटर रिक्वायरमेंट अगर हो रहा है खुद ही नेचर के द्वारा, तो यहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, अच्छा प्लांट देखने को मिलेगा। और कॉटन याद रखना सेंसिटिव होता है फ्रॉस्ट पीरियड के लिए, मैंने कल भी अगली क्रॉप भी बताई थी, ठीक है। क्यों, हम हम मिठाई ज्यादा खाएं ये तुम्हें कैसे पता लगा। सर आप बचपन में मिठाई खाए हो, क्या पूछ रहे हो तुम लोग हैं। अब बताओ भाई कैसे आइडिया लग रहा है तुम्हें, हमें तो याद नहीं बचपन में खाए हैं कि नहीं खाए हैं। कॉटन जो सीड होता है डीप रूटेड आपको क्रॉप देखने को मिलता है। ब्लैक जो सॉइल होती है बेस्ट होती है, इसी को हम कॉटन सॉइल भी कह देते हैं, ठीक है। कॉटन सॉइल भी ब्लैक सॉइल को कहते हैं। बटी सॉइल सॉइल ऑर्डर है, मोन्ट मोरिलोनाइट अधिक पाया जाएगा, और मोन्ट मोरिलोनाइट जब अधिक पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं सोइलिंग और सिंकिंग की प्रॉपर्टीज में देखने को मिलेगी, ठीक है। बेस्ट पीएच 5.5 से 8.5 देखने को मिलता है ना, याद रखना। और लैंड प्रिपरेशन बेसिकली 15 से 20 सेंटीमीटर डीप प्लॉइंग हमको करनी चाहिए अगर हम ग्रो कर रहे हैं, और 2 से 4 हेरोइंग यहाँ पे करो, देन आप यहाँ पे प्लैंकिंग करो, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं आप लोग याद रख सकते हो। बात करते हैं सीड रेट पे, यानी कि बीज दर पे। बीज दर, ठीक है। बीज दर हमने स्पीसीज यहाँ पे अलग अलग पढ़ी, तो उन स्पीसीज के अकॉर्डिंग हमको अलग अलग सीड रेट याद करनी पड़ेगी। कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन है, जैसे कि बात करें अमेरिकन कॉटन की, ठीक है। अमेरिकन अगर कॉटन की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा जो है वो देखने को मिलेगी, ये 15 से 25 किलोग्राम देखने को मिलेगी। देसी कॉटन कम होगी तो कितनी है, या 10 से 18 देखने को मिल रही है। अच्छा हाइब्रिड वैरायटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। हाइब्रिड जो है यहाँ पे 2.5 से 3 किलोग्राम आपको देखने को मिलती है। बीटी कॉटन याद रखना 1 से लेके 1.5 किलोग्राम देखने को मिलती है। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन आया है कि इसकी प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है, प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है, 10,000 होती है, ठीक है, याद रखना 10,000 इसकी प्लांट पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है, ठीक है। प्लांट पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्वेश्चन अच्छा है और पूछा भी गया है। चलो स्पेसिंग, स्पेसिंग भी इंपॉर्टेंट है, और ये जीआरएफ वगैरह में तो आया आता रहता है यहाँ से क्वेश्चन, तो सभी आप लोग रट लेना इसको जैसे भी हो, सबका रट लेना। बेसिकली अभी तक जो पूछा गया वो हाइब्रिड का पूछा गया था, जब मैंने जीआरएफ दिया था तब भी ये पूछा गया था 100 से 60। और स्पेसिंग जो देसी कॉटन की हम लोग रखते हैं ये 45 से 30 रखते हैं स्पेसिंग, और जो हम अमेरिकन कॉटन की रखते हैं ये 60 से 30 रखते हैं, ठीक है। चलो प्लांट पॉपुलेशन यहाँ पे 55,000 पर प्लांट आपको पर हेक्टेयर देखने को मिलते हैं, और डेप्थ ऑफ सोइंग है ये 4 to 6 सेंटीमीटर देखने को मिलती है। क्या हो गया, आप लड़ रहे हो आपस में, कौन कौन लड़ा रहा है ये, हाँ पकड़ लो एक दूसरे की चुटिया उखाड़ दो तुम लोग, है ना, अब झुलस जाओ और चिपट जाओ एक दूसरे के, हाँ, और कमेंटे में मार घुसेट देना है ना एक दूसरे को, जरूरी है, ये जरूरी है ना, ये जरूरी नहीं है इधर जो बता रहा हूं मैं। नहीं नहीं 1 लाख नहीं है, ये आपकी 10,000 होगी, याद रखना 1 लाख नहीं है भाई, 1 लाख तो बहुत हो गया आपका, ठीक है, ये तभी तो क्वेश्चन बताया हूँ, 1 लाख करोगे आप लोग,
कोई बात नहीं, आप करोगे 1 लाख। अच्छा, मैं अगर आपको प्लांट पॉपुलेशन जाननी है तो एक काम करता हूँ, मैं आपको प्लांट पॉपुलेशन करवा ही देता हूँ, किसकी 1 लाख है वो मैं थोड़ा आपको डिस्कस कर देता हूँ, तो आप इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसमें प्लांट पॉपुलेशन की बात करें तो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैंने बता दिया, ठीक है। जो 1 लाख आपको देखने को मिलती है देसी और हाइब्रिड में आपको 1,66,000, ठीक है। 1,66,000 देखने को मिलती है देसी वाला जो है, देसी 1 लाख से ज्यादा देखने को मिलती है यहाँ पे, ठीक है। 1 लाख से ज्यादा, 1 LAKH, ठीक है। ये ज्यादा, ये मत याद करो, ये भूल जाओगे तुम लोग, फिर उसको भूल जाओगे ना, क्वेश्चन आएगा ये सब निकल जाएगा हवा में, ठीक है। याद रखना 10,000 ही होता है, 1 लाख नहीं। धमकी दे रहे हैं प्रवीण जी, अब धमकी दे रहे हैं, तुम ले मत, क्यों ले रहे हो धमकी, है ना। सोइंग अगर बात करें तो खरीफ सीजन में इसको हम ग्रो करते हैं, और मेजर पार्ट जो इंडिया है यहाँ पे ग्रो किया जाता है अप्रैल मई, ठीक है, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। सीड ट्रीटमेंट हम अगर करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। और 0.1% जो स्टेप्टोमाइसिन होता है इसके थ्रू कर सकते हैं, और 0% सिस्टमेटिक फंगीसाइड कोई भी ले सकते हैं, थीरम है, ठीक है, कैप्टान है, बाबिस्टीन है, कार्बेंडाजिम है, उसके थ्रू हम कर सकते हैं। सर क्या हो गया, ऊपर 55 कहाँ है, कहाँ 55 लिख दिया मैंने, नहीं नहीं 55 तो नहीं है कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं, 10,000 याद रखना उसको। एक होता है इसमें प्रोसेस, डिलिंटिंग जिसको कहते हैं, लिंट को रिमूव करना। डी मतलब रिमूवल होता है, किसी भी चीज के आगे डी लगता है तो उसको कहेंगे रिमूवल, रिमूवल। तो डिलिंटिंग बेसिकली क्या है, रिमूवल। 1 लाख है सर पर हेक्टेयर, बीटी कॉटन की बात कर रहे हो आप लोग, पक्का बताओ भाई, कंफर्म करो, बीटी कॉटन की 1 लाख है, बताओ बीटी कॉटन की 1 लाख है कि किसी और की बता रहे हो। मैंने तो अभी तक इतना ही पढ़ा था। नहीं नहीं नहीं, देखो प्लांट पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं आपको, तो जो आपकी देसी में देखने को मिलती है, ठीक है, देसी में प्लांट पॉपुलेशन जो देखने को मिलती है आपको, ये देखने को मिलेगी 1,11,1111, 1,11,1111। हाइब्रिड की आप बता रहे हो, अब सही है ना, 1,66,000 बताया तो हाइब्रिड की लो लिखाई देता हूं, तुम ना और लो। हाइब्रिड, हाइब्रिड की होती 1,66,666, ठीक है। ये प्लांट आपके पर हेक्टेयर देखने को मिलते हैं। देसी, देसी अगर मैं बोलूं तो देसी में लगभग आपको 1,70,770 प्लांट पर हेक्टेयर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और अब आप सही आए हो, प्लांट पॉपुलेशन कंफर्म कर दो, बता तो दिया प्लांट पॉपुलेशन। हाइब्रिड की अगर आप पूछ रहे हो हाइब्रिड की, तो हाइब्रिड के केस में 1,60,000 देखने को मिल रही, बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा मैं बता रहा हूं देसी, तो देसी में 1,11,000 कर लो इसको, ठीक है, 1,11,000, रुक जाओ 1 मिनट, 1,11,1111 प्लांट पर हेक्टेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा बचा, एक यूएनआर भी इसमें अपनाते हैं, यूएनआर अल्ट्रा नैरो जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसको भी अपनाते हैं, और वहां पे आपको 2,70,777 प्लांट पर हेक्टेयर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बीटी में आपको पक्का, बीटी में आपको 10,000 प्लांट ही देखने को मिलते हैं सर, बीटी कॉटन। हाँ यही तो बताया ना बीटी, और क्या मैंने कुछ और बता दिया क्या। हाँ ये बीटी कॉटन तो लिखा है, ये बीज दर है, ये प्लांट पॉपुलेशन है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ठीक है। याद हो गया, कंफ्यूजन हो रहा है तो कल कन्फर्म करा देंगे, ठीक है। कोई और भी पूछ रहा है 55,000, वो अमेरिकन की है, ले जो नहीं इंपॉर्टेंट वो भी पूछ लो तुम, 55,500, ठीक है, ये आपको देखने को मिल रही है, इजी, समझ गए, उस पर इतना कंफ्यूज मत हो, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं आएगा यहाँ से क्वेश्चन, इतना आएगा तो कर ले जाओगे, अब तो कर लोगे। अमेरिकन की 55, हाँ 55,000 है, आगे आओ। अब आते हैं डिलिंटिंग, बताया आपको डिलिंटिंग मोस्ट जो वेराइटीज में आपको मेनली अमेरिकन कॉटन में देखने को मिलता है, कवर्ड विद स्मॉल हेयर, ठीक है, जो स्मॉल हेयर्स होते हैं उसको हम फज कहते हैं, ठीक है, और इन्हीं को निकालने की प्रक्रिया को हम डिलिंटिंग कहते हैं। सीड्स आर क्लिंगिंग टुगेदर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फज, फज बताया आपको क्या है, आल्सो क्रिएट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द सोइंग एंड सीड ड्रिलिंग। अब मान लो सीड है, ये सीड, ठीक है, इसको आप सोइंग करोगे तो ये जनरेट होगा। अब इसके ऊपर फज है, क्या है इसके ऊपर, मान चलो ये सीड है, इसके ऊपर क्या है, फज देखने को मिल रहा है, तो फज ग्रो नहीं करने देगा इसको, फज इसको ग्रो नहीं करने देगा, तो इसको हटाने की प्रक्रिया को हम डिलिंटिंग कहते हैं। और H2SO4 जो होता है इसके थ्रू हम क्या है, डिलिंटिंग करते हैं, ठीक है, इसके थ्रू हम डिलिंटिंग करते हैं। फज आल्सो इंटरफेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर,
वाटर भी नहीं जाएगा। भाई तुम्हारे ऊपर क्या करें, तुमको रुई से ढक दें, तुमको हम रुई से ढक दें, और क्या होगा फिर, तो तुम्हें ना सांस मिलेगी, ना तुम क्या करोगे, पानी पीवाओ, कुछ भी नहीं कर पाओगे, रुई से ढक दो तुमको, तो कहीं ना कहीं दम और घुट जाएगी। तो सेम वही बेचारा सीड हो रहा है, सीड के साथ दम और घुटा जा रहा है उसका। तो H2SO4 के थ्रू यहाँ पे क्या है, इसको रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल कर रहे हैं। जो फज होता है ये वाटर को ना ही एब्जॉर्ब होने देता है और ना ही जनरेशन होने देगा। तो इसको क्या है, H2SO4 के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं, अभी बताया ना, H2SO4 के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। और ये क्या है, जो HOD कंडीशन बेसिकली प्रोवाइड करता है, उसको फज को रिमूव करता है सर। हाँ इंपॉर्टेंट तो बीटी कॉटन है ना, तो उसी को तो बताया ना। तुम लड़ जाऊंगा तुमसे ही मैं पहले, है ना, तुम ही सबसे लड़ रहा हूँ पहले मैं, डंडा वंडा रखना पड़ेगा, कह दिए इंपॉर्टेंट। हाँ सही है, बता दिया, ठीक है, सोर्स दे दूं आपको, रो रहे हो। चलो डिलिंटिंग प्रोसेस हो गया हमारा कंप्लीट। अब आओ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन पे। फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की बात करूं तो देसी में आप, देसी में लगभग आप 40-20-20 दे सकते हो। अमेरिकन में आपको 90-45-45 देना पड़ेगा, और हाइब्रिड में 120 से 150, 60 से 75, या फिर 60 से 75 किलोग्राम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन फास्फोरस रेशियो की बात कर रहे हैं। अच्छा, इंटायर फास्फोरस जो होता है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको बेसल डोज में आप प्रोवाइड करें और लास्ट प्लॉइंग जब कर रहे हैं तो वहां पे भी आप दे दें, तो इंपॉर्टेंट आपको रोल प्ले करता है, जो फज का फॉर्मेशन हो रहा है उसके लिए, ठीक है, फाइबर क्वालिटी के लिए। नाइट्रोजन और जो पोटेशियम आप अप्लाई करते हो, इसको आप स्प्लिट डोज में दो। स्प्लिट मतलब मान लो आपके पास, आपको 100 किलोग्राम देना है नाइट्रोजन और 50 किलोग्राम आपको देना है फास्फोरस, इसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट मतलब तोड़ना, तोड़ना मतलब दो दो बार दो, 100-50 दो दो यहाँ पे, 50 दो यहाँ पे, इसको 25 दे दो यहाँ, 25 दे दो यहाँ, यानी कि डोज को स्प्लिट कर दो, तोड़ दो, दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, चलो इसको याद रखना, नाइट्रोजन और जो पोटेशियम होते हैं इनको 3 इक्वल स्प्लिट में डिवाइड करके हम मारते हैं। 30-60-90 दिन पर हम दे सकते हैं, डेज आफ्टर कितना, 30-60-90 पे हम इसको दे सकते हैं। चलो आगे बढ़ो। आता है फिर इरिगेशन रिक्वायरमेंट। तो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट आपको 600 से 800 mm देखने को मिलती है। और कॉटन जो है ये ड्रॉ टॉलरेंट क्रॉप आपको देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ डीप रूट सिस्टम। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, आईपीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन वो देखने को मिलते हैं, वही आपको चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, याद रखना 3 इरिगेशन आपको देनी है, और इसमें आपको क्रिटिकल स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो क्रिटिकल स्टेज जो देखने को मिलती है स्क्वायर फॉर्मेशन। अब आपको स्क्वायर क्या है तो देख सकते हो, ये क्या है, ये आपको बॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक आपकी जो फ्लावरिंग है ये है, और वॉल के डेवलपमेंट, ये जो बॉल जो बन रहा है, ये वॉल का डेवलपमेंट जब हो रहा है, ये भी आपको क्रिटिकल स्टेज देखने को मिलती है, ये भी आपको क्रिटिकल स्टेज देखने को मिलती है। ठीक है, चलो याद रखना कौन कौन सी है, कौन कौन सी है बोलो, इरिगेशन स्टेज कौन कौन सी क्रिटिकल है। तो पहली कौन सी है आपकी, पहली है स्क्वायर फॉर्मेशन, दूसरी कौन सी है फ्लावरिंग, तीसरी कौन सी है बॉल फॉर्मेशन। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ जाओ। अब आता है वीड मैनेजमेंट। तो क्रिटिकल जो वीड कंपटीशन देखने को मिलता है 50 से 60 दिन पे देखने को मिलता है, और सेम उसी की तरह आप इंटर कल्टीवेशन कर सकते हो, इंटर कल्चरल ऑपरेशन कर सकते हो, थिनिंग कर सकते हो, और बहुत सारे जो आपके हेर्बिसाइड वीडिसाइड है उनको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, 5 to 6 इंटर कल्चर ऑपरेशन जरूर इसमें रिक्वायर होते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। फिर आता है टोपिंग। टोपिंग बेसिकली जैसा कि हमने चिकपी में किया था, बताओ चिकपी जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे एक प्रोसेस किया था निपिंग, बता सकते हो आप निपिंग के बारे में, बताओ थोड़ा, व्हाट इज द निपिंग, निपिंग किस क्रॉप में किए थे, क्यों किए थे, और निपिंग से क्वेश्चन मैं 3-4 पूछूंगा, फटाफट आप लोग स्टार्ट कर दो। निपिंग पहले तो बताओ, व्हाट इज द निपिंग, निपिंग क्या है, बताओ बोलो, निपिंग क्या है, निपिंग, निपिंग क्या है, किस क्रॉप में कर रहे थे, भूल गए क्या, निपिंग। सर सीड कॉटन एंड कॉटन सीड का पिक्चर दिखाइए, बहुत कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं, बता रहा हूं अभी, पिक्चर तो इसमें आई थिंक मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं क्या है, पर तब तक आंसर करो आप, क्या है, रुक जाओ मैं दिखा दे रहा हूं आपको, पिक्चर की बात कर रहा हूं, पिक्चर तो आई थिंक नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, आप आंसर करो, निपिंग का क्या है, बताओ, बस 4-5 स्लाइड बची हैं। चुटकी काटना, आंसर तो इतना सही है तुम्हारा, इतना सही है, बेचारा एग्जामिनर अपने एमसीक्यूज में अब चुटकी काटना ही लिखेगा, ई ऑप्शन तुम्हारा आएगा, चिंता न करना। अब तुम लोग याद कर लो, अगला ई ऑप्शन आएगा वो चुटकी काटना आएगा, जिस तरीके से तुमने आंसर लिखा है अभिषेक, सही है भाई, कोई बात नहीं, चुटकी काटना, काट लो चुटकी, किसकी चुटकी काट रहे हो ये तो बता दो फिर। रिमूवल ऑफ एक्सिलरी वर्ड
टू ग्रोथ लेटरल ब्रांचेस, बिल्कुल सही, रिमूवल ऑफ टर्मिनल वर्ड ऑफ प्लांट, हाँ सही बात है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आप बात की थी, यहाँ पे दो प्रकार की ब्रांचेस हैं, सिम्पोडियल और मोनोपोडियल। तो इनकी ग्रोथ ज्यादा हो, जब इनकी ज्यादा ग्रोथ होगी तो कहीं ना कहीं हमें क्या है, फाइबर ज्यादा मिलेगा। और उसी के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे चुटकी काटते हैं, चुटकी इन द सेंस प्लांट के केस में हम क्या है, इस तरीके से एपिकल जो बर्ड है इसको रिमूव करते हैं। और कॉटन के केस में हम क्या कहते हैं, इसको टोपिंग कहते हैं, क्या है, टोपिंग कहते हैं, याद रखना टोपिंग कहते हैं कॉटन में, ठीक है। रिमूवल ऑफ टर्मिनल बर्ड, यही आपका टोपिंग कहलाता है, ठीक है। कॉटन जो इंटरमीडिएट आपको प्लांट देखने को मिलता है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ, ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा ना हो और साथ साथ क्या हो, ग्रोथ। टॉपिंग एसेंशियल, टॉपिंग करना हमारे लिए जरूरी रहता है, ठीक है। चना बिल्कुल सही है। टॉपिंग आप मैनुअली हाथ से भी कर सकते हो, अब हाथ से तुम लोग करते हो कि बचपन में खूब किया होगा। और दूसरा क्या है, केमिकल के थ्रू भी कर सकते हो। केमिकल में क्या है, आप ग्रोथ रिटॉर्टेंट, जिससे ग्रोथ रुक जाती है, साइकोसेल है, साइकोसेल को बहुत प्रयोग करते हैं हम लोग एज ए टॉपिंग में, ठीक है। जैसे कि वहां पे क्या यूज कर रहे थे हम लोग, बताओ बोलो, क्या यूज कर रहे थे हम लोग, चने में क्या यूज कर रहे थे, केमिकल, बताओ नाम, फटाफट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है बड एंड बॉल सीडिंग, ठीक है। बॉल और जो बड है और बॉल सीडिंग है, ये नेचुरल आपको फिनोमेना देखने को मिलता है, यहाँ पे नेचुरल फिनोमेना है, प्राकृतिक रूप में अपने आप चलता है। और 10 से 15% शेडिंग ये आपको देखने को मिल जाती है, गिरने झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, जो आपके बॉल्स होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन देखने को मिलेगी। ये क्या होता है, अगर लाइट रिड्यूस होगी, एक्सेसिव और लेक ऑफ मॉइस्चर आपको देखने को मिलेगा, या फिर क्लाउडीनेस देखने को मिलेगी, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, या इनबैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई देखने को मिलेगी। तो ऑलमोस्ट आपको 60% जो शेडिंग है, मान चलो ये प्लांट है, अपने ही आप ये बॉल गिरने लगे नीचे, ठीक है, ये बॉल शेडिंग होने लगी। क्यों हो रही है, तो रीजन जान लो, क्या क्या रीजन है। अनफेवरेबल कंडीशन है, तो पहले तो जनरल है, नेचुरल प्रोसेस है, गिरते ही गिरते हैं, अब आप बचा नहीं सकते हो ना, तो बचाना आपको है, तो क्या करोगे आप, ये जो कंडीशन आपको अनफेवरेबल देखने को मिल रही है, इनको फेवरेबल करो। कैसे, रिड्यूस लाइट है, लाइट बढ़े, एक्सेसिव और लेक ऑफ मॉइस्चर है, तो क्या इनका बैलेंस हो, बेनिफिशियल मतलब बैलेंस यूज हो, क्लाउडीनेस है, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो बैलेंस में हो, इनबैलेंस न्यूट्रिएंट सप्लाई दे रहे हो तो उसको बैलेंस में करो। अगर ये सभी कंडीशन है तो 60% आपकी जो शेडिंग है ये देखने को मिलेगी। ठीक बा, बहुत सही लिखा है मैदान ने। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं। इट कैन मिनिमाइज बाय द स्प्रेइंग ऑफ हार्मोन, जो कि आपका नेफ्थलिन एसिडिक एसिड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बड एंड वॉल जो शेडिंग है ये किसमें होती है, तो क्या बताओगे, बताना आप, इसमें कॉटन में हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अच्छा, डन मैनुअली बाय हैंड पिकिंग। अच्छा, हार्वेस्टिंग, बेसिकली हार्वेस्टिंग यानी कि उपज, उपज में कैसे करेंगे, हार्वेस्ट कैसे करेंगे आप, तो एक तो है कि आप हार्वेस्टिंग कर लो, हाथ से जाके तोड़ लो, ठीक है। दूसरा आप मैनुअली भी कर सकते हो, दूसरा आप मशीन के थ्रू भी कर सकते हो, तो मशीन भी यूज हो रही है, ठीक है। मैनुअली भी हैंड पिकिंग कर सकते हो, और ओपन जो मेच्योर होती हैं, अब मान लो ये प्लांट है, ठीक है, ये जो प्लांट है इसमें आपको करना है, अगर हार्वेस्टिंग करनी है तो आप जाओ, जो जिसमें ग्रोथ डेवलप हो गई है उनको आप क्या करो, पिक कर लो, उनको आप क्या करो, उनको आप पिक कर लो, ठीक है। ये डलिया ऐसे बनती है, ऐसे बनती है, ये डलिया में डाल दिया आप लोग, ठीक है, ये पिक करके आप डाल दिया। हैंड पिकिंग रिक्वायर एक्सपीरियंस, जो पर्सन है वही जाएं, आपके ऐसे लोग ना पहुंच जाएं। तो इसी के लिए आप कॉटन कॉर्पोरेशन की जो वैकेंसी निकलती है, पहले वहां पे भर्ती हो जाएं और सीख लें कॉटन के बारे में, ठीक है, तभी जाएं। ये एक्सपीरियंस पर्सन की बात की जा रही है, और एक्सपीरियंस पर्सन इन द सेंस कि यहाँ पे मैं क्रेडिट ले लूँ, क्रेडिट ले लूँ तो कोई बुरी बात तो नहीं, अगर मैं क्रेडिट ले लूँ तो बुरी बात तो नहीं, बताओ। अक्षय, मेधा, मनीष, क्रेडिट आपको दे दूं तो कोई बुरी बात तो नहीं, फील्ड की हार्वेस्टिंग आपके हाथ सौंप दूं तो बुरी बात नहीं, हाँ बहुत बुरी बात है, आप तो कच्चे भी तोड़ दोगे, है ना। तो जो पक गए हो उन्हीं को हैंड मैनुअली जब आप करो जाके तब करना, ठीक है। इल्ड की बात कर लेते हैं, आओ। फाइनली हमारा इल्ड निकल के आता है 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखने को मिलेगा इल्ड। हाइब्रिड अगर आप उगा रहे हो तो 35 से 40 क्विंटल देखने को मिलेगा। और बन वेल, जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो हमारा मार्केट में कैसे, देखो मान चलो आप ऑफिसर बन गए, कल आप ऑफिसर बन गए, ठीक है, आप क्या है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लग गए, तो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के टोटल 4 जोन देखने को मिलते हैं हमको। अब जो 4 जोन हमको देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें क्या होता है, आपका काम क्या होता है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में जो जॉब आपकी लगती है, तो आपका काम होता है कि कॉटन की खरीदारी आप लोग करो। और कॉटन की खरीदारी आप जब करोगे तो क्या होगा, खरीदारी आप जो करोगे तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप जा रहे हो किसानों के पास कॉटन खरीद रहे हो, ठीक है, कॉटन खरीद, यही आपका काम है, ये जॉब है, इसमें आपका यही काम होता है कि कॉटन की खरीदारी आप लोग करो। और कॉटन की जब आप खरीदारी करोगे तो आपको पता करना है कि क्या क्या आपका रोल रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें तो खतरा हो जाएगा, बेचारा हर पूरा इंडिया तरफ जाएगा कॉटन को,
आप सब कच्चे कच्चे तोड़ के दे दोगे, ठीक है। हाँ, कॉटन प्रोक्योरमेंट। तो कॉटन प्रोक्योरमेंट बेसिकली इसमें बहुत सारे काम रहते हैं, ठीक है, क्वालिटी चेकर का और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो क्या है, इसको हम जब भी लेते भी हैं तो बेल के अकॉर्डिंग लेते हैं। यहाँ पे जो एमएसपी हमको मिलती है, एमएसपी के बारे में मैं आपको कल एक काम करूंगा, कॉटन प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड कुछ चीजें बता दूंगा, ठीक है, कल बता दूंगा, ताकि कहीं अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप फिर उसको अटेम्प्ट कर लो। कॉटन प्रोक्योरमेंट पूरा टॉपिक ही है, 1-2 घंटे की क्लास हो सकती है उस टॉपिक पे, ठीक है, लेकिन हम बता देंगे। तो यहाँ पे जो 170 इसकी एमएसपी डिसाइड भी की जाती है, ये अलग अलग हो जाती है, ठीक है। चलो कोई बात, दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें सारी चीजें इन्फॉर्मेशन हमको मिल चुकी है, और आई थिंक हमारा जो क्लास है ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कंप्लीट हमारा क्लास हो चुका है आज, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे, बताओ, क्वेश्चन पूछ लिए जाए, एमसीक्यू डिस्कस कर दूं कुछ आपसे। एमसीक्यूज आई थिंक पीवाईक्यूज में देख लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए तो मैं करवा दे रहा हूँ आपसे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मुझे मिलते हैं तो मैं करवा देता हूँ, और आई थिंक मिलने तो चाहिए आपके पीवाईक्यूज में। हाँ चलो आ जाओ, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। प्रश्न लिखो, क्वाटन इज सेंसिटिव टू, ये आया है पीवाईक्यूज में, और अटेम्प्ट करने का ट्राई करना, कर लोगे आप लोग। फ्रॉस्ट, ठीक है, ऑप्शन बी 2,4D, सी। क्वेश्चन और आया था कुछ, आंसर मैं बता दूंगा, क्या पूरे पहले कर लो आप लोग, फिर बताऊंगा क्या आया था। ग्लाइफोसेट और डी, ऑल ऑफ, कर लोगे आप लोग, आसान है प्रश्न, थोड़ा दिमाग ज्यादा मत लगाना, अगर ज्यादा लगाओगे दिमाग तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो बताओ, ऑप्शन आपको करना है कि जो कॉटन है ये किसके लिए सेंसिटिव देखने को मिलता है। वैरायटीज जो आपको पढ़ाई वही इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ज्यादा वैरायटी पढ़ लोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा कहीं कहीं, ठीक है। अगर ज्यादा पढ़ना है तो मैं कल कल करवा दूंगा आपको, इंपॉर्टेंट वैरायटी जो थी पूछी जाती थी उन्हीं को मैंने करवा दिया, ठीक है। हाँ वहां पे मेंशन थी, और करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कल भी कर लेंगे हम लोग, इसमें जो छूटा है उसको कल कर लेंगे, है ना। चलो बताओ, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे। कॉटन है ये सेंसिटिव किसके लिए हमको देखने को मिलता है, कॉटन किसके लिए सेंसिटिव देखने को मिलता है, बताओ। कॉटन इज सेंसिटिव, फ्रॉस्ट के लिए है, और किस किस के लिए है सेंसिटिव। ऑप्शन ए दे रहे हो, देखो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा हमारा डी, ठीक है, 18% लोगों का सही है। मैंने आपको बोला था ना दिमाग ज्यादा मत लगाना, क्योंकि क्या क्वेश्चन आया था, मैंने आपको सिर्फ एक पढ़ाया है कि फ्रॉस्ट के लिए सेंसिटिव हमें देखने को मिल रहा है, तो आप बता दे रहे हो, लेकिन ये क्वेश्चन आया था कि 2,4-D के लिए भी सेंसिटिव आपको देखने को मिलता है, ग्लाइफोसेट के लिए भी सेंसिटिव देखने को मिलता है, तो ऑल ऑफ दीज पे आप आंसर कर सकते हो। एक क्वेश्चन और फिर छोड़ देंगे, आखिरी क्वेश्चन करो कि वन वेल इज इक्वल टू, इक्वल टू कितने के बराबर होती है, ये 180 के बराबर होती है, 180 किलोग्राम, बी ऑप्शन 190 किलोग्राम, सी ऑप्शन 170 किलोग्राम, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, बताओ फटाफट। अब दो क्वेश्चन यहां से आपको मिल जाएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों मिल जाएंगे आपको, बताओ फटाफट। हाँ ऑल ऑफ दीज सही है, ठीक है, आर्या वर्मा अक्षय अभिषेक, बताओ करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है। वन वेल जो होती है ये कितने के इक्वल देखने को मिल जाती है आपको, वन वेल इज इक्वल टू 180 किलोग्राम, 170 किलोग्राम कितना होता है, ये क्वेश्चन है। और अगर हम आंसर करें तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। स्टॉप करते हैं पोल और रिजल्ट देखते हैं, तो लगभग 61% लोगों का सही आंसर आ चुका था, और सभी का ही सही था मोस्टली, आप अब अभी लगा ही रहे होंगे कुछ लोग तो आंसर, तो 170 सही हो जाएगा। अच्छा 180 याद रखना, ये दोनों बेल इंपॉर्टेंट है, ये जूट का होता है। तो पहले क्रॉप हम कौन सी पढ़ रहे हैं, कॉटन, तो कॉटन में होगा कम,
फिर झूठ में हो ज्यादा, आगे झूठ पढ़ेंगे। तो याद आपको इसी से रखना है, ठीक है, इसी से आपको याद रखना है। चलो एक और क्वेश्चन पूछ लूं और करवा दें क्वेश्चन। बताओ, क्रोमोसोम नंबर इन अमेरिकन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अमेरिकन कॉटन कितने हैं? ए ऑप्शन 26, बी ऑप्शन 52, बी ऑप्शन सी ऑप्शन है ये, सी बोथ ए एंड बी, और डी ऑल ऑफ दीज। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा करेक्ट आंसर हमारा? बताओ, अमेरिकन कॉटन में मैंने पूछा है कि जो अमेरिकन कॉटन हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने देखने को मिलते हैं। ठीक है, और तो कोई पीवाई क्विज में इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। कितने हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? बताओ बताओ, बोथ, बहुत सही, 28 भी हैं, 26 भी हैं। बी, खुशबू। 42, बी ऑप्शन। 47% लोगों का सही है, सही है, चलो बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, फिर आप कल इसका रिवीजन करके आना, होमवर्क में यही है आपके लिए कि रिवीजन कर लेना, और जो भी प्रोक्योरमेंट वाला पोर्शन जो है उसको मैं एक काम करूंगा, करवा ही दूंगा, ठीक है। आप इस क्लास का रिवीजन करके आना, और प्रोक्योरमेंट वाला जो कभी कभी अगर क्वेश्चन कुछ आता है मैं देख लूंगा एक बार एमसीक्यूज, ठीक है, पीवाईक्यूज फिर से देख लूंगा आपके, अगर प्रोक्योरमेंट से क्वेश्चन आता है कुछ तो फिर मैं यहाँ पे कल आपसे करवा दूंगा, ठीक है। तो रिवीजन आप लोग कर लेना आज की क्लास का, कॉटन हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है, जो भी इंपॉर्टेंट हमारी चीजें हो सकती हैं वो डिस्कशन यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बी ज्यादा सही लग रहा है, मे बी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूज मत करो खुद को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, और एक बार लीडर बोर्ड हम लोग चेक कर लेते हैं कितना किसने पाया। तो यहाँ पे देख सकते हो अपने अपने नाम, मानवी, कुणाल, मेधा, सोनू, श्रद्धा, मनीष पाटीदार, प्रवीण और रवि, अपूर्वा, आलोक, ठीक है। चलिए एवरीवन, थैंक यू सभी को। और आज क्लास कोमल और मुलायम था। प्रवीण जी, आपको मैं स्पेशल ट्रीटमेंट कुछ देने वाला हूँ, है ना, स्पेशल आपको गिफ्ट रहेगा अगर आपने सिलेक्शन लिया, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए नाइस डे।